नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। मैं संतोष सिंह बघेल, फाउंडर लीगल टीम, आप सभी का आज इस फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत है। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे आना पड़ा। इधर 2-3 दिन से मेरा प्रयास था कि आपके बीच आऊं, और हम उन्हीं रणनीतियों में लगे हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलते हैं आज ही लाइव सेशन में आपके बीच। जी इब्राहिम जी, लद्दाख से आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे भारत के सबसे उत्तरी छोर से लद्दाख का स्वागत है इस लाइव सेशन में। इंदिरा कॉल कहते हैं ना, इंदिरा कॉल जो मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट है, तो सबसे उत्तरी क्षेत्र से मोहम्मद इब्राहिम जी का स्वागत है लद्दाख से। हनुमान जी नमस्कार, आज बड़े मंगलवार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे संगठन मंत्री जिला के विशाल सिंह जी, छोटे भाई स्वागत है आपका। शुभेंद्र कुमार शुक्ला जी, शैलेंद्र यादव जी, अनित दास जी, शकुंतला मिश्रा जी, पंकज सिंह जी, अभिवादन आपका। बिल्कुल लाइव तो हम आते ही रहेंगे लाइव। फैजल भट्ट, आप ये मत कभी सोचिए कि हमारी लड़ाई रुक गई है। भाई रवि चौधरी जी मैनपुरी से, भूपेन अत्री जी आसाम से आपका स्वागत है। मनी नार्दे जी, रवि पटेल जी, सयाज राय, ओम बोसे जी, महाराष्ट्र से हमारे बड़े भाई स्वागत है। सुनील अवस्थी जी, समरकांत, सूत्रधार जी, अंजेश यादव जी, प्रेम जी, नितिन साहू जी, अनुज राठी जी, और संकदीप जी, मोहम्मद सफ़ी जी, पवन यादव जी बदायूं से, विजय पाठक जी, सुरेश पांडे जी, अजीज राशिद जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बड़ी बहन कुसुम यादव जी, हमारे पैनल मेंबर की बड़ी बहन, स्वागत है। बड़े भाई रमेश सिंह रामा जी स्वागत है। यश पुंडीर जी, भूपेन अत्री, हमारे जिला संघ मंत्री शैलेंद्र सिंह जी स्वागत है। अवधेश यादव जी, राघवेंद्र जी, उमा शंकर पांडे जी, श्रीलता त्रिपाठी बिष्ट जी ठीक हूँ एकदम। बहन जी एकदम सही हूँ। श्रीलता जी, कुसुम दीदी नमस्कार। बड़े भाई रमेश जी नमस्कार। शौकत जी, नीलेश कुमार जी, बहुत बहुत आभार। बेटे के ऊपर आप लोग का आशीर्वाद बना रहे श्रीलता दीदी। बच्चे के ऊपर आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता है। लक्ष्मण जगताप जी महाराष्ट्र से, और मनीष जी, मोहम्मद माही जी, अनुज कुमार जी, मोहम्मद इमरान जी, इंद्रसेन तिवारी जी, बाबूलाल मालवी जी, सुरेश सक्सेना जी, लवकेश गंगेले जी एमपी से, विवेक मंडल जी, रानू सिंह जी, मोहम्मद शफीक जी, संदीप सरोडे जी, मनोज यादव जी, अवधेश मिश्रा जी नमस्कार। ब्रजेश कुमार जी, सरिता सिंह जी, शिववीर जी, धर्मराज राठौर जी, पवन कुमार जी, श्वेता यादव जी, जीतू पारधी जी, और रोहित सिंह जी, विनय श्रीवास्तव जी, श्वेता तिवारी जी, आप सभी का अभिनंदन है। छोटा भाई मेरा मनोज यादव बक्सा से स्वागत है। सुमन सैनी जी, मनीष मिश्रा जी भिंड से, सोहेल नूर जी, विनी मिश्रा तिवारी जी, सुमन सैनी जी, प्रेम नारायण जी, शत्रुघ्न पांडे जी, सतरंजन जी। आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके बीच रखूंगा। सरकार का क्या मंतव्य है, सरकार क्या क्या स्टैंड है हमारी लड़ाई को लेकर, हमारी आगे की क्या रणनीति है, उस पर सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। जो और लोग नहीं हैं उनको कहिए कि आज जुड़ें।
आज हम पूरी तरीके से विश्लेषणात्मक इस बात को रखेंगे, साझा करेंगे। हेमंत ठाकरे साहब नमस्कार, प्रेम राय जी, मुकेश कुमार जी, चंदन लाल शर्मा जी, संतोष खैरवार जी, गाजीपुर से हनुमान महाराज जी, कुमार विनोद जी, सभी आप सभी का स्वागत है। बड़े भाई डॉक्टर अनु सिंह जी हमारे, आपका स्वागत है। शिवेंद्र प्रताप उपाध्याय जी, मुकेश भट्ट जी, नारायण प्रसाद कौशिक जी, भोले शंकर जी श्रीवास्तव और गजेंद्र चौहान जी, एसके चंबर जी, प्रदीप चौहान जी, देवाशीष चाकी जी वेस्ट बंगाल से, अनुज कुमार जी बरेली से, मोनिका अरोड़ा जी नमस्कार। बहन जी ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी परेशानी हमारी परेशानी, हम सब लोग साथ लड़े हैं, साथ लड़ेंगे, साथ ही सबके लिए ये राहत आएगी। सुधाकर जी नमस्कार। अमित सिंह जी हाँ बिल्कुल परेशान मत होइए, और सारी बातों पे मैं आता हूँ, अब सारी बातें रखूँगा। हाँ चंडीगढ़, मोनिका अरोड़ा जी चंडीगढ़ से आप हैं, और आपका हमेशा उत्साहवर्धन मिलता है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। चीज़ें लाइनअप हैं, सारे संघर्ष हमारे लाइनअप हैं, सारे संघर्ष हमारे चल रहे हैं। हाँ त्रिपुरा के लिए भी हाँ बताते हैं, सारे बिंदुओं पे आते हैं, आप मुझे बताइएगा। हाँ जी विनय श्रीवास्तव जी नमस्कार, सुधाकर सिंह जी नमस्कार, बड़े भाई भूपेंद्र जी नमस्कार, मड़ियाऊ से हमारे संरक्षक मड़ियाऊ संघ के नमस्कार, महेंद्र प्रसाद जी बहराइच से, जितेंद्र जी, दीपक जी, आचार्य जी, संजय सिंह जी नमस्कार। अब चलिए हम शुरू करते हैं आज की बातें। आप सभी लोगों के बहुत सारे फ़ोन मैसेज आते हैं और आप कहते हैं कि लाइव नहीं आ रहे हैं सर। हमारे जो और दोनों साथी हैं अमित सिंह जी, राजेश सिंह जी, वो भी लाइव आते हैं, बताते हैं। अमित सिंह जी भी आए थे, और बहुत सारी रणनीतियां हैं जो बन रही हैं, और आप ये कतई मत सोचिए कि लीगल टीम आपकी बैठी है, लीगल टीम आपकी बैठी नहीं है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। अभी भी हम इस संघर्ष के लिए जितना शिद्दत से हम लगे हुए थे उतने शिद्दत से लगे हुए हैं और अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। कभी कभी कुछ समय ऐसा होता है जहां पर आपको अपनी रणनीतियों पे समय देना पड़ता है, अपनी रणनीतियों पे काम करना पड़ता है। आप तुरंत जो है कि रिस्पॉन्ड या तुरंत किसी भी चीज़ पे नहीं आते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं, सर इतना दिन हो गया, आप क्या कर रहे हैं, क्यूरेटिव नहीं हो रहा, या फिर आगे लीगल ओपिनियन नहीं ले रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें हैं। और उनकी पैनिकनेस, उनका उतावलापन, उनका ऊहापोह, उनकी असमंजस जो स्थिति है, उससे हम इत्तेफाक रखते हैं और हम समझते हैं कि हमारे साथी कितने परेशान हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए, क्योंकि देखिए लीगल टीम एक राष्ट्रीय टीम है। आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है कि हम जो आप सोच रहे थे कि विभागीय के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बिंदुओं को मैं जो बताऊंगा आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज सबसे पहले तो माननीय योगी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, और जिनको एक आभार है कि उन्होंने इसके लिए एक शुरुआत की है, कोशिश ये की है एक आशीर्वाद स्वरूप कि शिक्षकों के लिए इस मसले पर जो एक रास्ता निकल सकता है, उस रास्ते पे उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। विभागीय, विशेष विभागीय परीक्षा के लिए उन्होंने दिया, क्योंकि समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में होने के लिए राज्यों के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं। तो उन्होंने विभागीय परीक्षा को आज एक सूचना के लिए, तैयारी के लिए एक परीक्षा की है। जल्दी उस पर काम होगा। जैसा आप जान रहे हैं, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी इस विषय पे मिले थे, और हमारी लीगल टीम के जो हमारे साथी हैं, फाउंडर मेंबर अमित सिंह जी, वो भी साथ में थे। तो वहाँ पर बातचीत हुई, और उस बातचीत में योगी जी ने कहा कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं, और यही स्टैंड सारे स्टेट का भी है। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक थी। नीति आयोग की बैठक में पूरे 29 एजेंडा पे बात की गई, 29 एजेंडा थे। उस एजेंडे में कहीं ये विषय नहीं था। बहुत सारे साथियों का जो है कि उसमें फ़ोन आया कि एजेंडा है, क्योंकि एजेंडा जो नीति आयोग का एजेंडा होता है, वो एजेंडा 2 से 3 महीने पहले ही उसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है, और उस एजेंडे पे ब्लूप्रिंट लेके वहाँ जो भी होते हैं वो अधिकारी वो आते हैं। तो ये मसले पे अभी उस तरीके का ब्लूप्रिंट नहीं तैयार था, इसलिए वो मसला उस समय इंटरटेन नहीं किया गया। हाँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने और मोहन यादव जी ने और 1-2 और मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात पे कहा कि जो अभी टेट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पे क्या स्टैंड लिया जाए। तो उस समय यही बात आई कि इस मसले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उसमें राज्य सरकारों के पास जो भी इनके विधिक
जो उसके चुनौती ना दी जा सके, जिसको कोर्ट में जो भी उनके पास संभव विधिक तरीके हैं जहां पर इनकी जो है परीक्षा आयोजन पे कोई आपत्ति ना हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष विभागीय परीक्षा है। जो भी आपके पास अधिकार है उससे आप इनके सोल्यूशन निकालने की तरफ आगे बढ़िए। ये पूरी तरीके से वहां पर एक इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं कहूंगा, इनफॉर्मली ये बात हुई है। इनफॉर्मली बात ये हुई है कि राज्यों को अधिकार है कि वो पूरी तरीके से निकाले इस समस्या से शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षकों को ये प्रादेशिक सेवा के हैं। हमारा पद तो जिला कैडर का है, तो राज्यों को ठीक है वेतन का 65-35 का जो रेशियो है राज्य सरकारें देती हैं, लेकिन राज्य सरकारों को पूरी तरीके से अधिकार है। और आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारा विवाद उठा। मैंने एक पोस्ट भी डाला था विभागीय परीक्षा को लेकर के। विभागीय परीक्षा को लेकर के अपने ही साथी बहुत वो है, ठीक है, हम अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। आप ये मत सोचिए लीगल टीम उत्तर प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ रही है, लीगल टीम एमपी की लड़ाई, लीगल टीम पूरे भारत की। आज ही मेरी सुबह अंडमान निकोबार के हमारे साथी हैं, उनका फोन आया था, मेरी बात हुई। दमन दीव के साथी, उनसे मेरी बात हुई थी परसों। तो हम सभी के लिए परेशान है। लेकिन समस्या जब कोई बड़ी आती है, जब अब मैंने एक उदाहरण भी दिया कि अगर जहाज डूबता है तो आपके पास अगर लाइफ जैकेट है तो पहले कोशिश ये होती है कि हम अगर नाव बचाने के लिए आ रही है तो पहले हम अपने आप को बचाएं, अपने उपलब्ध जो भी साधन है उनको भी हम इंटरटेन करें। लीगल टीम ने आपको कभी नहीं कहा कि आप मत पढ़िए, धरना में मत जाइए, परीक्षा मत दीजिए। हम लीगल लड़ाई के लिए शुरू से भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमने ये कहा था आपको कि आप परीक्षा दीजिए फ्री, कभी हमने मना नहीं किया। अब यहां पर विभागीय परीक्षा के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा ये विभागीय शब्द को लेकर बहुत यहां पर सारे विवाद बिंदु बने हैं कि विभागीय क्यों कराया जा रहा है। अपने ही साथी कह रहे हैं, प्लस कुछ और साथी हैं वो कह रहे हैं कि इनके लिए स्पेशल। ऐसा कुछ नहीं है। विभागीय परीक्षा 2014 में उर्दू के लिए हुआ था, हाईकोर्ट ने आपत्ति की थी, वो गलत पैरामीटर पे हुआ था, वहां सब्जेक्टिव आधार था, उसके लिए हाईकोर्ट में उसको अपील किया गया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये पैरामीटर के अगेंस्ट आप नहीं करा सकते, और वो भाषाई आधार पर था। यहां पर आपको जब भी होगा, अभी पंजाब में भी हुआ है विभागीय परीक्षा, आपके 150 क्वेश्चन के जो पैटर्न होते हैं उसी पे होगा, राज्य सरकारें कराएंगी, उसका सिलेबस होगा, किसी भी तरीके से किसी भी मानक का उल्लंघन नहीं होगा। ये जो हमारे साथी, अब आप लोग सुनेंगे गांव में जब कोई शादी लड़के की या लड़कियां की, मतलब लड़की या लड़के की तय होती है, तो आप जानते हो गांव में कुछ उस तरह के आदमी होते हैं, वो झगड़ा लगाते हैं, वो कहते हैं अरे यार वो लड़का नहीं ठीक है, वो लड़की नहीं ठीक है, भले नहीं जानते हो, वो खराब करते हैं मामले को, वो मामले को खराब करना चाहते हैं कि अरे यार वो तो बड़ा बच्चलन है, या वो बहुत बच्चलन है, लड़की जाने दीजिए, भले ही वो अच्छी लड़की हो या अच्छा लड़का हो। ये आदत होती है कुछ लोगों की। वही आदत अपने विभाग में भी है, वही आदत समाज में भी है। जब कोई भी चीज हो रही है तो उसको आपको विरोध नहीं करना चाहिए। हम यहां पर श्रेय लेने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लीगल टीम श्रेय लेने की लड़ाई नहीं लड़ रही। लीगल टीम का प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से सभी शिक्षकों की नौकरी बचनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, आप विभागीय शब्द पे आते हैं। विभागीय का मतलब ये होता है कि इतने सारे शिक्षक हैं, 25 लाख शिक्षक हैं, यूपी में 1,86,000 का आंकड़ा सरकार प्रस्तुत कर रही है। तो अब इतने शिक्षकों को लेकर जब वहां पर कोर्ट में बातें हुई तो ये हुआ कि इनको 2022 में एग्जाम हुआ, फिर 2026 में यूपी में एग्जाम हो रहा है, 4 साल में। अब इस 4 साल में फिर अगर एग्जाम नहीं होता इन दोनों सालों में तो ये सारे जो पात्र जो शिक्षक है सेवारत, इनको मौका कहां से मिलेगा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा जो उसने कहा है कि आपको टेट देना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि विभागीय शब्द का मतलब है कि जो शिक्षक सेवारत है उनके लिए राज्य सरकार, यहाँ कोई शिथिलता, यहाँ कोई व्यवस्था, यहाँ कोई थर्ड पार्टी अरेंजमेंट नहीं होने जा रहा है। ये गलत फहमी, ये गलत बातें आप लोग फैलाना खत्म कर दीजिए। जो लोग गलत चीज फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चीजों को लेकर के जो पैरामीटर है सिटी उसी पे कराएगी, इसलिए करा रही है क्योंकि यहाँ पर इतने शिक्षक हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साल में 2 बार उनको मौका मिलना चाहिए। तो 2 साल में 4 बार, 27 महीने जो बचे उसमें 5 बार मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंडल्ज हो सके, उनको उनके लिए अवसर की उपलब्धता ज्यादा सुनिश्चित किया सके। इसलिए इसका नाम विभागीय रखा गया है, इसलिए इसको विभागीय कहा गया कि इसमें सिर्फ वो लोग रहेंगे जो प्रभावित रहेंगे। इसको लेकर कोई गलत इंटरप्रिटेशन पैदा मत करिए। पहली बात, कोर्ट का ये आदेश 34 में साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन में कि नीडलेस टू ऑब्जर्व दैट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इंश्योर टू कंडक्ट द टेट एग्जामिनेशन ट्वाइस ए ईयर पीरियडिकली
for all the eligible teacher to comply with the statutory requirement of the this amendment जो 2017 का है, जिसमें कहा गया है कि टेट अनिवार्य है। तो उसमें लिखा गया है कि सभी जो पास शिक्षक हैं उनके लिए अवसरों को उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए साल में 2 बार अनिवार्य रूप से आप परीक्षा कराएं, इसलिए उसका नाम विभागीय है कि टीचरों के लिए होगा। अब इसमें कोई बहुत वो करने की जरूरत नहीं है कि इतना हो हल्ला। और आपको बता दें कि लीगल टीम अभी विभागीय चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे प्रयास में कोई भी कमी नहीं है। दिल्ली की तैयारी भी चल रही है हमारी आगे की लीगल लड़ाई के लिए भी हमारे पास ऑप्शन बचे हुए हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि अभी अगर राज्य सरकारें एक बीच का रास्ता, देखिए क्या है यहां पर, आप कई लोगों ने कहा कि जो है कि यहां पे कुछ नहीं होगा रिव्यू में, लेकिन हम शुरू से कहते आ रहे थे कि जरूर होगा। हमारा पूरा फर्म बिलीव था, ठीक है, फर्म बिलीव था कि जरूर होगा। आप ये बताइए कि आज अगर हम नहीं लड़ाई लड़े होते, अगर लीगल टीम नहीं आगे आई होती, अगर लीगल टीम ने दोनों काउंसिल्स नहीं खड़े किए होते, इसको लीड नहीं किया होता, लीगल टीम ने रिव्यू पिटीशन को पूरे देश में लीड किया है, और लीगल टीम के नाते ही दूसरे लोग दबाव में आकर करके अपने वकील किए हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। और लीगल टीम के दोनों काउंसिल्स, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अगर लीगल टीम नहीं गई होती, 1 सितंबर 2025 का ही फैसला रहता, कोई रिव्यू में नहीं गया होता, ऐसा लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, तो आज जो ये राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है कि साल में 2 बार परीक्षा कराइए, वो हो पाता? आप 1 सितंबर 2025 के फैसले पे होते, अब मात्र 1 साल का समय और बचा होता, आपके पास सिर्फ सीटेट के 2 मौके होते, राज्य सरकार 2022 से नहीं कराई, एक बार ये करा देती, तो आज कितनी पैनिक की स्थिति होती पूरे देश में शिक्षकों के लिए, या प्रदेश में कितनी पैनिक की स्थिति होती। ठीक है, हम लड़े, 1 साल का मौका मिला, विभागीय का आदेश मिला है कि टीचरों के लिए सेवा, टीचरों के लिए आप परीक्षा कराइए। अगर ये नहीं लड़ा गया होता तो आज स्थिति क्या होती? आज जो सरकार दे रही है विभागीय, वो ऐसा नहीं है, वो कोर्ट के आदेश, वो जान रही है कि हमारा मामला नहीं फंसेगा, इसलिए वो दे रही है। वो बड़े बड़े जो उसके आदेश निकल रहे हैं वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि लीगल टीम ने वो लड़ाई लड़ी है, वो आदेश 34 पैरा में कराया है, तब राज्य सरकारें भी अपने जो है एडवोकेट जनरल से बात की होंगी, अपने लीगल एडवाइजर से बात की होंगी कि क्या हम ये करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं मामला फंसेगा। उन्होंने कहा नहीं, 34 में लिखा है, आप सेवारत के लिए करा सकते हैं, स्पेशली उनके लिए करा सकते हैं, इसलिए वो करा रहे हैं। तो अगर आप लड़ाई नहीं लड़े होते तो सोचिए क्या स्थिति होती। आज 1 साल का समय आपको एक्स्ट्रा मिला है, ये चीज मिला, नहीं तो आप इसमें पैनिक हो गए होते, 1 साल के समय में पैनिक लोग हो गए होते, 2 अटेम्प्ट और मिलता, सारी बातें खत्म हो गई होती। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम लीगल लड़ाई लड़े हैं और आगे भी हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे, पूरी तरीके से लड़ेंगे, कभी भी हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा ये बताइए, हम बात करेंगे इस पे। आपको बता दूं, जब हम ये लड़ाई शुरू किए, हम अच्छे से जान रहे थे 2017 का अमेंडमेंट ऐसा है, उसकी व्याख्या नहीं हो पा रही है, उसके शब्द कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अस्पष्ट है, जो बता नहीं रहे हैं कि ये 2011 के पहले वालों के लिए नहीं है। उसमें जो शब्दावली एवरी टीचर लिखा है वो कहीं न कहीं से वो क्रिएट कर रहा है, एक कंफ्यूजन, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो हम ये चाह रहे थे कि उस पर एनसीटी से जवाब लिया जाए, उस पर एनसीटी के वकील अपना जवाब दाखिल करें, सरकार कुछ अपना पक्ष रखे। जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला गया, उन्होंने कहा जरूर हम ये मामला कोर्ट में, हम इसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन असलियत क्या है आपको बताऊं, 13 मई की असलियत, कोर्ट की असलियत मैं आपको बता रहा हूं क्या थी। कोर्ट की असलियत, कोर्ट की असलियत ये थी, जब हम लोग कोर्ट में गए, वहां पर जब सॉलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश के आए तो वो कोई बहस ही नहीं किए, वो सिर्फ वो पिछला आदेश पढ़ रहे थे। अब वो ये कह रहे थे कि सर हम टेट नहीं करा पाएंगे, वो तो कहना ही नहीं था, आपको देख रहा था कि सर इनके लिए तो टेट है ही नहीं है ना। तो कहे कि सर इसमें हम नहीं करेंगे। बनर्जी जी ने काफी जो मध्य प्रदेश के थोड़ा कहा, लेकिन वहां पर सरकार के भी जो वकील थे वो बिल्कुल किसी भी तरीके से इस मसले पर पूरी तरीके से एम्फेसाइज प्लीडिंग नहीं किया उन्होंने। हमारे जो दोनों काउंसिलर्स थे और जो पटवालिया साहब थे और लोगों ने कहा इस बात पे। अब यहां पर आपके खिलाफ कोर्ट है। खिलाफ कैसे कोर्ट है? कोर्ट में जब कोई रिव्यू पिटीशन होता है, आप जानते हैं कि रिव्यू पिटीशन कोई फ्रेश अपील होती नहीं है। रिव्यू में कोई भी जो माननीय जज है वो अपने दिए गए आदेश को रिपील नहीं करते। हाँ, ये विश्वास था कि वो जरूर इसको सुनेंगे और इस मसले पर जो पॉइंट्स थे जो कहीं न कहीं से एलॉबरेशन नहीं हो पाया था, उस एलॉबरेशन के लिए वो जाएंगे, एनसीटी से एफिडेविट लेंगे और एनसीटी से कहेंगे कि वो इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करे। लेकिन एनसीटी के वकील कोर्ट में थे और उनसे नहीं पूछा गया।
हम कितने मुश्किल हालात में लड़ाई लड़े हैं आपको बताएं। सिस्टम खिलाफ, कोर्ट खिलाफ, सरकार खिलाफ, सब खिलाफ। कोई आपके साथ नहीं, कोई भी आपके साथ नहीं था कोर्ट में। न सरकार आपके साथ थी, न कोर्ट आपके साथ, न सिस्टम आपके साथ, कोई भी आपके साथ नहीं। किसी ने भी इस तरह की बातें नहीं की। हम लड़ाई लड़े, और भी संगठन जो जिन्होंने किया उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, और उस कोर्ट में आदेश में जज साहब ने लिखा है, साहब सभी 11वें में, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट सुप्रीम कोर्ट हैज विटनेस्ड द क्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। उसमें सबका नाम लिखा है। तो सिर्फ इतने बड़े काउंसिल्स के नाते जज साहब ने उस बात को सुना, क्योंकि ये मामला, इसमें जिसको रिस्पोंडेंट था केंद्र सरकार, उसने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल है, वो भी परीक्षा टेट कराने को लेकर ही। अब वहां पर कितनी कठिन लड़ाई हमारे लिए थी, आप बताइए। हाँ, कितनी कठिन लड़ाई थी, लेकिन फिर भी हमने जो है इस लड़ाई को लड़ा। आज 1 साल का समय मिला है, और आपको बता दें कि इसमें जो आदेश मिला है ठीक है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई वापस नहीं हुई है। ये लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है। अभी आपको बता दें, हम क्यूरेटिव के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्यूरेटिव नहीं करेंगे। अभी क्यूरेटिव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए ये देखना है कि अभी सरकार का स्टैंड क्या होता है, सरकार किस तरीके से इस मसले पर। आपको बता दें कि 2017 का जो अमेंडमेंट आता है, 17 के अमेंडमेंट में अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात ही रहती तो सरकार इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ देती। अगर सरकार का फोकस सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे रहता तो 17 में ही हमको बता देती कि आपके लिए टेट अनिवार्य है। ये 9 से 10 साल बाद कोर्ट के माध्यम से सरकार ने बताया कि अब आपके लिए टेट अनिवार्य है। तो यहां पर वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं है, यहां पर पूरी तरीके से सरकार हमारे लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसमें टीचरों के लिए पैनिक की स्थिति हो गई है ना। अब आपको बताएं कि 25 लाख टीचर हैं, नॉन टेट हैं। एक आंकड़ा छोटा सा दूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सरकार का आगे का प्लान है एनईपी, आपको लग रहा होगा, जो ये टेट के हमारे साथी और जो नए साथी उनको लग रहा होगा कि ये टेट पहली समस्या है। ये टेट पहली समस्या नहीं है, ये समस्या की शुरुआत है। ये बेसिक विभाग को, बेसिक एजुकेशन को अनप्रोडक्टिव घोषित करने का और भविष्य में इसको पूरी तरीके से पीपीपी मॉडल पर ले जाने का एक सुनियोजित प्लान है। इसमें 2020 एनईपी जो आया है पॉलिसी, फिर आगे के जो इनके फ्रेमवर्क हैं, उस फ्रेमवर्क में हमारे लिए आप देखे होंगे कि जो नीति आयोग की बैठक थी उसमें पीपीपी मॉडल को लेकर के बहुत बड़ा प्लान बनाने की बात कही गई है। और उसमें खासकर हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है सोशल सिक्योरिटी का, उसमें कॉस्ट कटिंग की बात की गई है। कॉस्ट कटिंग क्या होती है? कॉस्ट कटिंग में समझिए, आप एक को छोटा उदाहरण देख के बताता हूं। 25 लाख टीचर हैं, एक आंकड़े पे हो सकता है 24 लाख हो, 23 हो, 27 हो, कुछ भी हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अमूमन 20 से 25 साल की सर्विस हमारी हो गई है, और किसी भी टीचर की सैलरी 80 से 90 हजार के नीचे नहीं होगी, 1 लाख के आसपास होगी। मतलब एक महीने की सैलरी 25 लाख टीचरों की कितनी है? 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ साल की कितनी हो गई? लगभग 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ नॉन टेट टीचरों की भारत में सैलरी है, नॉन टेट टीचर। और टीचरों को जोड़ लेंगे तो यह संख्या 6 से 7 लाख करोड़ चली जाएगी। हमारे देश में 2026-27 का जो एनुअल बजट था वो 53.67 लाख करोड़ का था। कितना? 53.67 लाख करोड़ का था। ठीक है, 53 ट्रिलियन डॉलर जिसको कहते हैं, 53 ट्रिलियन डॉलर उतने का था, 53.67 लाख करोड़ का। उसका समझ लीजिए कि 10% से ज्यादा वो वेतन में दे रहे हैं। अब इनके ध्यान में आया सरकार के कि ये तो बहुत बड़ा चीज है, और जहां पर हम मेडिकल में एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर्स रखते हैं, वो 40,000 रुपये संविदा में पढ़ा रहे हैं, तो इनको 1 लाख वेतन हम क्यों दें? तो ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस रास्ते पर, देखिए मैं खुल के सारी बात बता रहा हूं, जिस रास्ते पर हमारा कुछ वो भी ना हो और इनको क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर हम पूरी तरीके से इनको परेशान करें। और यहां से शुरू हो गया, एनईपी शुरू होगा। अब एनईपी में आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट ये देने की बात कह रहे हैं। आपका वैल्यूएशन कराएंगे, आपकी सीट बनेगी, परफॉर्मेंस सीट बनेगी, उस परफॉर्मेंस सीट पे आपको मार्क्स देंगे, उसी हिसाब से आपके आगे इंक्रीमेंट प्रमोशन होंगे। ये तरीका है सरकार का। तो सरकार ने एक आंकड़ा जुटाया। सरकार ने, आपको याद है, अक्टूबर नवंबर में सरकार ने एक आंकड़ा दिया था कि कितने
नॉन टेड टीचर हैं, वास्तव में वो सारा आंकड़ा ये अपनी कॉस्ट कटिंग का कर रहे हैं। ये सारा पहले पेंशन की लड़ाई थी, अब लड़ाई है वेतन की। ये पूरी तरीके से जो आगे के 10-15 साल हैं उसमें ये कॉस्ट कटिंग पे अपना पूरा फोकस किए हुए हैं। कई विभाग ऐसे हैं जो पीपीपी मॉडल पे जा चुके हैं और ये विभाग भी पीपीपी मॉडल पे जाने के लिए सरकार तैयार कर रही है, क्योंकि हमारा विभाग नॉन रेवेन्यू जनरेटेड डिपार्टमेंट है। इससे सरकार कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है, सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, ये सरकार के उस पर चलता है और सरकार इस पर कॉस्ट कटिंग करने के लिए पूरी तरीके से इसमें प्रयास कर रही है। लेकिन यही समय है कि हमको आपको अपना विरोध जताना है, अपना प्रयास करना है और ये दिखाना है कि जिस देश में क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर शिक्षकों का अगर शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो शिक्षक भी चुप नहीं बैठेंगे। बहुत सारे संगठन के हमारे साथी कहे कि लीगल टीम अगर नहीं आई होती तो अभी तक हम धरना दे के जो है कि हम करा लिए होते। लीगल टीम ने आपका हाथ पकड़ा था? लीगल टीम कोई सेंट्रल की रेगुलेटरी बॉडी है कि आपको परमिशन देगी, लाइसेंस देगी कि आप धरना करिए? लीगल टीम ने कब किससे कहा कि आप धरना मत करिए? लीगल टीम ने कब किससे कहा कि धरना में मत जाइए? लीगल टीम ने कब किससे कहा प्रदर्शन मत करिए? कई लोगों के कमेंट आते हैं, मैं देखता हूं, कहते हैं कि लीगल टीम नहीं आई होती तो हम लोग धरना करके जीत गए होते। धरना तो आपका हो ही रहा था। धरना तो अप्रैल में हुआ, धरना मई में हुआ, धरना सितंबर में हुआ, धरना दिसंबर में हुआ, हमेशा धरना तो हो ही रहा है। लीगल टीम ने तो न्यायिक लड़ाई लड़ने का वो काम किया और उसको बखूबी किया है। आज जो ये मौका मिला है, जो संगठन ये काम कर रहे हैं, विभागीय परीक्षा का आदेश हो रहा है, या जो मौका मिला है जिसमें आगे की रणनीति के लिए आपको पर्याप्त समय मिला, वो लीगल टीम का ही नतीजा है। लीगल टीम इसमें नहीं उतरी होती तो आज ये समय नहीं मिला होता, इसने ऑप्शन नहीं मिले होते, या आपको बीच का रास्ता नहीं मिला होता जिसमें कोर्ट की हायरार्की भी रह जाएगी और आपकी नौकरी भी बच जाएगी। ये लीगल टीम अगर नहीं आई होती तो ये सारी चीजें नहीं होती। लीगल टीम तब आई जब शिक्षक हमारे परेशान थे, पैनिक थे, तब हमने उनको संभाला, मजबूत किया कि आप परेशान मत होइए, हम लड़ेंगे। ये गलत हुआ है। हमको तो ये भरोसा था कि केंद्र सरकार के वकील आके कहेंगे, एफिडेविट देंगे, कहेंगे कि नहीं ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार से हमको कोई भी, जैसे आप किसी गवाही पे आपको विश्वास हो और आप कोर्ट चले गए और पता चला वो गवाही नहीं आया, आप क्या करेंगे? आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इस मसले पे आपको बता दूं कि एक मामला भी लखनऊ खंडपीठ में है, जिसमें भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को वीसी से जुड़ने के लिए 3 अगस्त का टाइम दिया गया है। 3 अगस्त को वो जुड़ेंगे। जो काम हमारे उस केस में नहीं हुआ है, वो 3 अगस्त को उस लखनऊ खंडपीठ में 2017 के अमेंडमेंट के 23(2) पे जो चुनौती दी गई है उस पर सुनवाई है और उसमें वीसी में अटॉर्नी जनरल साफ साफ बताएंगे कि क्या 2017 का अमेंडमेंट 23(2) का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है सरकार के हिसाब से या नहीं रखता है। वहां पर जो 13 मई को होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए रिव्यू में बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और उसमें वो वही चीज सुनेंगे जो उनको लगेगा कि हमारे आदेश में कुछ करेक्शन हो सकता है। उन्होंने सुना और 2 घंटे में सारी चीजें हो गई। ठीक है, हमारे वकील कायदे से बोल भी नहीं पाए, बता भी नहीं पाए, सारे पॉइंट्स को रख ही नहीं पाए। 2-4 डेट मिली होती तो हो सकता है हम और अच्छे तरीके से उसको पेश करते। तो 3 अगस्त को बीसी में अटॉर्नी जनरल साहब जब जुड़ेंगे तो वो बताएंगे कि सरकार का स्टैंड क्या है और आपका 25 लाख शिक्षकों को आंख खोलने वाला दिन भी वो होगा कि आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है या नहीं। क्या मां अपने नवजात शिशु को अगर जहर पिलाने पे आ जाए तो बच्चा कौन सी चालाकी करेगा, आप मुझे बताइए। अगर कोई मां है अपने अबोध और जो है कि निरपराध बच्चे को अगर दूध की जगह जहर पिला दे तो बच्चे की क्या गलती है? बच्चा विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है ना? ये नहीं कर सकता है बच्चा। वही सरकार ने किया है, 2017 में अमेंडमेंट लाई। अगर हमारे लिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, शिक्षकों की नौकरी के लिए चिंतित होती तो वो ये कहती कि 17 अमेंडमेंट आ गया है, आप लोग जल्दी से जल्दी जो है इसको कर लीजिए। मैं तो दत्ता साहब को एहसान मानता हूं। दत्ता साहब, आदरणीय दत्ता साहब ने बहुत कुछ सरकार के खिलाफ जाके किया है। सरकार तो वास्तव में आपके खिलाफ जा रही है। दत्ता साहब ने 2 साल का टाइम दिया, फिर हमने जब गया तो फिर उन्होंने सिंपैथी की, 1 साल का समय दिया और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय कर दी कि राज्य सरकार भाग ना पाए। पता है, राज्य सरकारें फंसा देती आपको, नई परीक्षा कराती, आप क्या कर लेते? कह देती कि ठीक है, एक ही बार कराए हैं। ये तो दत्ता साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि दत्ता साहब ने आपको 2 बार आपको मौका दिया। एक बार 2 साल का मौका दिया, 1 साल का मौका दिया और सबसे बड़ा उन्होंने 34 में कह दिया कि इट वुड बी द होल सोम लाइबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट ऑल द अफेक्टेड टीचर शुड कंप्लाई द मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर गिवन बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2017।
ये तो दत्ता साहब ने हमारे लिए बहुत फेवर का बात किया, वो तो हम लोग बाद में समझे हैं। अक्सर आपको जो दिखाई देता है वो नहीं होता है, पर्दे के पीछे कोई और नियोजक है, वो केंद्र सरकार नियोजक है हमारी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसीलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये खुल के एक स्टेटमेंट नहीं आया 9 महीने में। आज 9 महीना हो गया, 25 लोगों की समस्या होती है। ये मीडिया आपकी, एक औरत अपने पति के साथ नहीं रह रही है, अगर वो तलाकशुदा है तो ये मीडिया उसका रोज बाइट ले रहे हैं, लेकिन 25 लाख शिक्षकों के मामले पर एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18, एबीपी न्यूज, किसी चैनल को मौका ही नहीं मिला 10 मिनट कि कभी वो दिखा सके कि भारत के 25 लाख शिक्षक और 1 करोड़ परिवार, मतलब 10 मिलियन परिवार आज सरकार की गलत नीति से, वो तो कौरव भी पांडवों के साथ इतना बड़ा छल नहीं किए थे। लाक्षागृह वाला जो हमारी केंद्र सरकार ने हमारे लिए किया है, लाक्षागृह जो माना जाता है कि भारतीय वांग्मय परंपरा में सबसे बड़ा छल था, उससे बड़ा छल केंद्र सरकार ने हमारे साथ किया है कि 2017 का अमेंडमेंट ला दी सिर्फ कॉस्ट कटिंग के नाते कि इनको वेतन किस तरीके से वो किया जाए, किस तरीके से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, किस तरह से पैनिक कर दिया जाए। 55-56 साल का आदमी परेशान होकर मर जाए। अभी 2 शिक्षक कल हमारे गुजर गए, 2 शिक्षक, एक खुटहन के और एक रायबरेली के 2 शिक्षक हमारे रात को कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि दिन में दिमाग में उनके वही चल रहा है, वो अनकॉन्शियसली भी वो वही सोच रहा है क्या होगा। ये परीक्षा देने का टाइम है, ये 55 साल परीक्षा देने का उम्र है, वो अपने लड़के और पोतों के साथ परीक्षा देंगे। ये कितना विदीर्ण करने वाला दृश्य है कि कोई आदमी अपना पोता खिलाए, लड़के के साथ रहे, बहू रहे और वो किताब लेके पढ़ाई करे। ये दृश्य आपको अच्छा लग रहा है, सरकार को अच्छा लग रहा है? पाप के भागी आप नहीं बनेंगे, हाँ, पाप के भागी नहीं बनेंगे। 56 साल 57 साल के लोग किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कह दिए होते आपका इंक्रीमेंट रोक देंगे, आपको आगे प्रमोशन नहीं देंगे। सर्विस सर्वाइवल पे कभी इस तरह का आदेश आया नहीं, ये सरकार ने करवाया है, ये कोर्ट ने नहीं किया है। बार बार दत्ता साहब कह रहे थे कि आप जाइए केंद्र सरकार से कहिए उन्होंने ऐसा अमेंडमेंट लाया क्यों, उसको चैलेंज करिए। और हम तो ये जान रहे थे कि सरकार हमारे साथ है तो जरूर आके कहेगी, हम तो ये विश्वास में थे 13 मई तक कि सरकार एनसीटी के वकील से जरूर कहवाएगी। इसीलिए हम आश्वस्त थे कि जिस दिन आप लोग सोचते थे हम बड़ी बड़ी बात नहीं कह रहे थे, हम तो कह रहे थे जिस दिन ओपन कोर्ट मामला चला जाएगा सरकार आएगी, क्योंकि हम जान रहे थे कि रेट्रोस्पेक्टिव तो आज तक देश में कोई कानून लागू हुआ ही नहीं है, तो हमारा कैसे लागू होगा। लेकिन आपको बता दें, सरकार ने चोरी छुपे एमएचआरडी ने एक लेटर भी रेट्रोस्पेक्टिव का दे दिया था। एमएचआरडी आपको बता दें, पता चला बाद में कि एक गोपनीय तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव का लेटर भी दे दिया था, वो सार्वजनिक नहीं किया गया, ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव आप लागू करिए। इसीलिए दत्ता साहब बार बार कह रहे थे कि नहीं, ये आपके लिए भी है, ये सरकार की गणित है, ये सरकार की चाल है। इसीलिए आज जो सरकार अभी छोटे से छोटे मैटर पे आके बात करती है, स्टेटमेंट आता है, न्यूज चैनल दिखाता है, वो सरकार के न्यूज चैनल आपकी समस्या क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि ये सरकार की चाल है, ये सरकार जान रही है, ये आपकी कॉस्ट कटिंग कर रही है। वो क्यों 3 लाख करोड़ देगी 25 लाख टीचरों को एक साल में? वो 10,000 रुपया देगी, वो 20,000 रुपया देगी, वो यही देगी। अभी मैं सब पे आ रहा हूं, अभी मैं मेरा कहना मतलब ये आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। हमने लीगल लड़ाई नहीं लड़ी होती, लीगल टीम ने लीगल लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो आज आपकी और स्थिति खराब होती। 1 साल का समय और राज्यों को जिम्मेदारी इस लीगल टीम की लड़ाई के नाते ही मिला है, और हम तब ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस कंडीशन में जब सब आपके खिलाफ है, कोर्ट खिलाफ, सरकार खिलाफ, सिस्टम खिलाफ, एविडेंस भी आपके खिलाफ है, टेस्टिमोनियल भी आपके खिलाफ है, टेस्टिमोनियल बेस्ड जजमेंट दिए जाते हैं, वो टेस्टिमोनियल भी आपके खिलाफ है, वो भी सरकार कह रही है। कोर्ट कह रहा है कि सरकार ने आपको कहा, रेट्रोस्पेक्टिव कह रही है कि रेट्रोस्पेक्टिव, इसमें टीचर लिखा है, इसमें यह नहीं लिखा है कि टीचर आफ्टरवर्ड्स टू इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट, ये नहीं कहा है सरकार ने। तो कहने का मतलब यह है कि जब माँ ही अपने बच्चे को दूध की जगह जहर पिला दे तो बच्चे की क्या गलती है। 17 का अमेंडमेंट अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात होती तो 19 में इन्होंने लाया गुपचुप। इतने सारे अमेंडमेंट आते हैं, अभी महिला आरक्षण अधिनियम आया, इतने रील बनने लगे, कहां से बनने लगे, महिलाओं के प्रदर्शन होने लगे, वो सब हुआ। और 17 का अमेंडमेंट 25 साल पहले के टीचरों के लिए आया और मीडिया में नहीं आया, कहीं अखबार में नहीं आया। आप जरा खोलिए 2017 का कोई दैनिक जागरण या अमर उजाला और हिंदुस्तान, क्या आपको कभी दिखेगा? और वास्तव में 2017 का अमेंडमेंट तो इसके लिए था ही नहीं, वो तो वास्तव में ट्रेनिंग के लिए था। लेकिन उसमें ये लाइन लिख के इन्होंने एक ऐसा क्रिएट किया, वो इंटरनली ऐसा वो कम्युनिकेट हुआ, उसको कोर्ट में जब ये अल्पसंख्यक का मामला गया
उसमें अटॉर्नी जनरल का जो रोल आया उसमें इस तरीके से इस मामले को उठाया गया। अगर हमारे लिए जरूरी होता तो 8 साल में, अच्छा ये बताइए, आपके लिए कोई एक कार्रवाई भी होती, वेतन भी कटता है तो आपको उसका स्पष्टीकरण का एक पत्र दिया जाता है। आपको नौकरी में रहने के लिए टेट 2 साल के अंदर देना है। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के किस एक शिक्षक को 2017 के बाद एक नोटिस मिली है कि वो नॉन टेट है, उसको टेट करना है? कोई एक शिक्षक बता दे, कोई है? कोई नहीं है। किसी एक को, नॉट ए सिंगल टीचर हैज रिसीव्ड एनी टाइप ऑफ नोटिस दैट ही इज एलाइबल टू गिव द टेट एग्जामिनेशन विद इन द टाइम पीरियड गिवन बाय द अमेंडमेंट। किसी को भी नहीं दिया गया। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इट्स अ वाइट मिसचीफ, एकदम खुला धोखा है। इससे बड़ा धोखा तो हो ही नहीं सकता है। वो सरकार ने किया, इसीलिए कोर्ट में लड़ाई लड़के आपने सरकार को और ओपन किया है। सरकार और ओपन हुई है। जो आपको लग रहा था कि सरकार कहेगी करेगी, हम इसीलिए लड़े कि सरकार कम से कम रिवील हो, सरकार कम से कम आए सामने। हमको समय तो दत्ता जी ने दिया, उनका बहुत बहुत आभार है, वो लड़ाई के लिए समय दिए हैं। सरकार तो कम से कम ये खुल के कह रहे, जैसे मुझे भरोसा है आप पे मेरे लिए गवाही देंगे, लेकिन तब तक भरोसा रहेगा जब तक आप उस विटनेस बॉक्स में नहीं आ जाते। लेकिन जिस दिन विटनेस बॉक्स में आके आप हमारे खिलाफ चाहे हमारे पक्ष में बोल देंगे, मेरे लिए उसी दिन सारी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि हम एडमिट कर लेंगे कि आप हमारे साथ नहीं हैं या आप हमारे साथ हैं। तो 3 अगस्त का दिन है, अटॉर्नी जनरल उस दिन वीसी से जुड़ेंगे। अगर कुछ अपरिहार्यता नहीं होती है तो उस दिन आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा, जो 13 मई को नहीं जुड़ पाए रिव्यू के नाते, रिव्यू बहुत कम समय देता, तो वो भी क्लियर आपको हो जाएगा कि वास्तव में अटॉर्नी जनरल एज ए रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया is actually with us or not. Actually he is going to admit that the retrospective effect would be intact in this amendment or not. वो क्लियर कर देंगे कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमारे जो 17 के अमेंडमेंट में इलिसिट है, क्लियर है या नहीं है, वो आपको 3 अगस्त को हो जाएगा। ये लड़ाई से, ये संघर्ष है, हम भी उस केस में हैं, आपको बता दें। और अभी हमारा संघर्ष खत्म का हुआ है। हम 10 दिन थोड़ा सा रणनीति बना गए, आप लोगों ने बहुत सारे वो निकाल दिए कि अब लीगल टीम बैठ गई है, कुछ नहीं कर रही है। प्लान बी बता रहे हैं आपको, प्लान बी पे ही आएंगे। प्लान बी में हमारे 17 के अमेंडमेंट का जो है ये मसला है, जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में सरकार का स्टैंड क्या है। तब फिर आपको फिर ये क्लियर, जब आप क्लियर कर लेंगे तब आपके लिए आगे क्यूरेटिव के ऑप्शंस हैं। क्यूरेटिव के साथ साथ फिर विधायी प्रयासों के लिए उस स्तर का विरोध करना होगा। हमारे संगठन के जो भी अग्रज हैं हमारे बड़े भाई समान हैं। कुछ बातों पर मुझे बड़ा तकलीफ हुआ जब इस तरह के, मैं तो योगेश त्यागी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, वो तो खुल के तारीफ करते हैं, और भी हमारे बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनको बहुत तारीफ करता हूं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों ने, वो प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बोले, लेकिन उनके कुछ जिला इकाइयों के लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष तो किसी ने कुछ नहीं बोला लीगल टीम पे, कभी नहीं कहा। उसके लिए मैं आभारी हूं, चाहे बंधु जी हो, चाहे जो भी हो, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, चाहे जो भी हो। लेकिन आपको बता दूं, कुछ उनके जिला इकाई के लोगों ने कहा कि अगर लीगल टीम नहीं आई होती तो अभी तक तो हम करा लिए होते। तो कराइए भैया, कहां कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है आपको? लीगल टीम ने तो लड़के आपको मौका दिया है कि आप बात कर पा रहे हैं, आप लिख पा रहे हैं, ये लीगल टीम ने किया है। आज जो संगठन मिल भी रहा है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से, वो लीगल टीम का नतीजा है, परिश्रम का नतीजा है, वो आपके परिश्रम का, 25 लाख शिक्षकों को विश्वास के परिश्रम का नतीजा है कि आज वो आदेश भी आ रहा है और आगे के भी ऑप्शन खुले हैं। और हमने सरकार की अकाउंटेबिलिटी और फिक्स कर दी है। अब 3 अगस्त को और क्लियर हो जाएगा, द पिक्चर वुड बी एक्चुअली विविड। ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में अब सरकार आपके साथ, उस वहां पर फिर हम अपने आगे की लड़ाई देखेंगे। अब इसमें आपको बता दें कि वास्तव में अध्यादेश या श्वेत पत्र जारी करने का केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध भी हमारा उस तरीके का होना चाहिए। आपका विरोध अगर उस स्तर का नहीं होगा तो सरकार नहीं जानेगी। पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी मीडिया, आप 10 लाख की भीड़ जुटा लीजिए वहां पर दिल्ली में है ना, रामलीला मैदान में, ये मीडिया नहीं कवरेज देगी तो आपकी बात कहां पहुंचेगी? ये मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है। हम 3 स्तंभ पे तो लगे हुए हैं, हम तीनों की बात किए। न्यायपालिका ने हमको आदेश दिया, व्यवस्थापिका से हम अध्यादेश या श्वेत पत्र की चाहत में है, कार्यपालिका वो है जिसने 17 के अमेंडमेंट के बाद हमको नोटिस ही नहीं दिया कि आपको करना है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कहते हैं, मैंडेमस में जो आता है। चौथा स्तंभ हमारी मीडिया है, जो मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का कि हमारी मीडिया जो अंतिम व्यक्ति की आवाज पहुंचाती है,
प्रिंस एक लड़का गिर गया था 2004 पंजाब में, उसका 3 दिन तक कवरेज चला था पूरे मीडिया में, 3 दिन तक। मैं तब से जानता हूं कि मीडिया हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन 25 लाख शिक्षक मर रहे हैं, आजीविका उनकी एक गलत नीति, एक गलत रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के नाते फंसी हुई है, और कभी उन्होंने हमको पूछा नहीं, कभी उन्होंने हमसे कहा नहीं। क्या 25 लाख की संख्या, इतिहास में इतने बड़ी संख्या कभी प्रभावित नहीं हुई किसी आदेश से, आज तक नहीं हुई है। मैं इंडिया नहीं पूरे विश्व की बात करूंगा, एक साथ 25 लोगों को इस तरीके से मतलब एग्जिट करने के मुहाने पे लाने के लिए इस तरीके का इन्फोर्समेंट करना, ये किसी देश में आज तक नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। तो एनर्जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमको एनर्जी, आपने लिखा है, मैं बताऊंगा कि हमको उस स्तर का विरोध प्रदर्शन खड़ा करना पड़ेगा। हम उसी स्ट्रेटजी में लगे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। आज ही अभी जगदीश यादव जी का भी मैसेज आया है एमपी से और छत्तीसगढ़ से। देखिए, लीगल टीम ने न्यायिक लड़ाई लड़ी है, और लीगल टीम, मैंने आपको बताया, कोई संगठन नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा ही विश्वास और गर्व का विषय है कि हमारे साथ पूरे भारत के शिक्षक जुड़े हैं। एक अनौपचारिक संगठन होने के नाते मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथी देश के कोने कोने से लीगल टीम की एक आवाज पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको, जब आप ये जान गए हैं, 3 अगस्त को और क्लियर हो जाएगा, 10-20% अगर सरकार के ऊपर और आपकी उम्मीद होगी कि सरकार आपके साथ है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को तो ये था कि हो सकता है 13 मई को सरकार एनसीटी से पूछे और वो क्लियर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। 3 अगस्त को भी क्लियर हो जाएगा। तब आपको लड़ाई उस स्तर की लड़नी पड़ेगी, उस स्तर का विरोध करना पड़ेगा, उस स्तर की संख्या लानी पड़ेगी, उस स्तर की निरंतरता लानी पड़ेगी, उस स्तर का प्रयास करना पड़ेगा, उस तरह की क्रमिकता रखनी पड़ेगी, उस स्तर का आंदोलन करना पड़ेगा, उस स्तर की बात रखनी पड़ेगी, उस स्तर का माहौल बनाना पड़ेगा। तब जाकर आपके उस स्तर के माहौल पर ही अध्यादेश जैसी बड़ी चीज आ सकती है। छोटे मोटे आंदोलन, ज्ञापन कार्यक्रम से कुछ नहीं होने वाला है, और तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। लीगल टीम एक विचारधारा है और रहेगी, और दिल से बता रहा हूं कि हम इस लड़ाई में अंतिम तक लड़ेंगे। हम सभी संगठनों से आह्वान करते हैं कि वो जो भी हैं वो अपना अहम त्याग दें, झंडा, बैनर, बिल्ला जो भी है त्याग दें। आपको इस समस्या से बड़ी समस्या शिक्षकों के जीवन में नहीं आने वाली है। आप एकजुट होइए, एक फोरम बनाइए, हम भी आपके साथ हैं, आपके अनुज हैं, और इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाइए, विस्तृत ब्लूप्रिंट बनाइए कि उधर 20, आपको बता दूं, अगर 20 जुलाई से संसद सत्र चल रहा है तो उसके सापेक्षिक आपका आंदोलन भी क्रमिक होना चाहिए कि आपका ध्यान, आपकी आवाज संसद तक जानी चाहिए और लगातार होना चाहिए। आपको डरना नहीं पड़ेगा, डरना नहीं होगा। तब फिर नौकरी के लिए, फिर आप अगर 28 के बाद नौकरी करना चाहते हैं तो आपको डर पहले निकालना पड़ेगा। डर निकालेंगे तभी आपकी नौकरी 28 के बाद बचेगी। हम विभागीय से संतुष्ट नहीं है, आप करते ही मत सोचिए लीगल टीम विभागीय से संतुष्ट हो गई, लीगल टीम अब बंद हो गई है, लीगल टीम अब कुछ नहीं करने वाली है, लीगल टीम जो है अब यहां पे रुक गई है, लीगल टीम थम गई है। लीगल टीम विचारधारा, लीगल टीम ने जो शुरू किया है, वो मैंने बोला था कि एक अंतिम शिक्षक के लिए भी लीगल टीम लड़ेगी। आज भी उस बयान पे मैं कायम हूं, आज भी उस बयान पे कायम हूं कि अगर एक शिक्षक भी 24,99,999 शिक्षक भी टेट पास भी हो जाते हैं तो उस एक शिक्षक की लड़ाई हम लड़ेंगे, विधिक भी और विधायी भी, और उस पर मैं हूं। आपको बता दूं, हम लोग जो रिटायर्ड जज हैं उनसे भी अपने क्यूरेटिव के लिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको यहां बता दूं कि होता क्या है कि रिव्यू में थोड़ा सा टाइम बाउंड होता है और कोई भी जज अपने ही आदेश को नहीं वापस लेते, रिपील नहीं करते। ठीक है, उतना समय नहीं मिला, लेकिन क्यूरेटिव में क्या, क्यूरेटिव में आपके पास ऑप्शन होते हैं। ये हमारा एक फिनाले लिटिगेशन होता है, ये लास्ट लिटिगेशन होता है जो बहुत ही विस्तृत होता है। संवैधानिक पीठ, वृहद पीठ या क्यूरेटिव, 3 शब्दों से जाना जाता है। इसमें आपके 3 सीनियर जज रहेंगे, सूर्यकांत जी रहेंगे सीजीआई साहब, नागा रत्नम जी रहेंगी जो महिला हैं, जो अभी एक उन्होंने एयरटेल के मामले में एक महिला जो अपाहिज हो गई थी किसी एक्सीडेंट में, उसको 50 लाख का उन्होंने वो क्लेम दिलाया। और विक्रम नाथ जी हैं जो अभी वो डेली वेजर्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छे आदेश दिए हैं। ये 3 हमारे सीनियर जज रहेंगे। बाकी हमारे ये दोनों जज मसीह साहब और दत्ता साहब भी रहेंगे, लेकिन वहां पर हमारे 3 मुख्य जज रहेंगे और 3-2 के रेशियो से इसकी सुनवाई होगी। और उसको लिए हम कर रहे हैं लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, क्योंकि देखिए क्यूरेटिव कब होता है
क्यूरेटिव तब होता है जब आपके मसले पर यह देखा जाता है किसी न किसी संवैधानिक बिंदु की उपेक्षा की गई है, किसी न किसी संवैधानिक बिंदुओं पर उतना समय या उतनी बात नहीं की गई जितनी अपेक्षित थी, कहीं न कहीं कार्मिकों के उस बिंदु को, उनके अधिकारों को कहीं न कहीं से पर्याप्त समय नहीं मिला है, तब उसके लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, एक बड़े काउंसिल सर्टिफिकेट लिखते हैं कि वाई इट शुड बी हर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसको क्यों सुना जाना चाहिए संवैधानिक पीठ में, उसके लिए वो सारे रीजन लिखते हैं, उसके लिए वो सर्टिफिकेशन लगता है और लीगल टीम क्यूरेटिव में जाएगी। अगर 25 लाख शिक्षक विभागीय परीक्षा में पूरे देश के पास हो जाएंगे तब भी हम जाएंगे, क्योंकि हम इसकी नीतिगत विरोध में हैं। पहले दिन से ही नीतिगत विरोध में थे, हैं और रहेंगे कि बहुत सारी खामियां हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो सकता। ठीक है, आपने लागू किया क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे, तो बताया क्यों नहीं। अब ये सारे पॉइंट्स हम ले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, सारे पॉइंट्स ले जाएंगे। जो हमको समय यहां नहीं मिला वहां पर पूरी सुनवाई होगी, ले जाएंगे। भले आप सब पास हो जाइए टेट, आप बिल्कुल परीक्षा दीजिए। एक बात बहुत डिस्क्लेमर के साथ कहना चाहूंगा, ये अफवाह कोई नहीं फैलाएगा, कभी भी लीगल टीम ने, बहुत साफ साफ सुन लीजिए, जो भी हमारे अफवाह गैंग के लोग हैं सम्मानित, कि लीगल टीम ने कभी किसी को परीक्षा देने से पहले दिन से ही मना नहीं किया है। परीक्षा तब भी दीजिए, अब भी दीजिए। आपकी नौकरी को बचाने के लिए आपके उपलब्ध जो भी विकल्प है उन पे भरपूर प्रयास करिए। हमको श्रेय नहीं लेना है कि हमने लीगल तरीके से लड़ाई को जीत के और बहुत बड़े हम नेता हो गए हैं। आपकी नौकरी बचाना हमारा प्रमुख ध्येय था, है और रहेगा। आप पढ़िए, विभागीय दीजिए, जनरल टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, यूपी टेट दीजिए, जो भी देना है पहले दिन से दे रहे हैं। धरने में जाइए, जो भी करना है। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, हम रणनीति में ही लगे हैं। अभी मैं जो बैठा हूं, मेरी 10-15 दिन से इस रणनीतियों पे बात हो रही है हर जगह, मैं बैठा नहीं हूं। अब आपको 2 से 3 दिन में लगातार मैं जो है इन बातों पे नहीं बता सकता, थोड़ा समय लगता है। जून में वैसे भी कोर्ट बंद है हमारा, जून में वैसे भी हमारे बहुत सारे साथी यूपी टेट की तैयारी में भी लगे हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब बात समझिए, व्यवहारिक पक्ष यही है कि अगर कोई साथी तैयारी कर रहा है तो अभी हम वो क्रिएट नहीं कर दें कि आप चलिए धरने में भी आइए। और लीगल टीम अभी धरने के लिए इस तरह, वो तो संगठन जो भी करेंगे हमारा पूरा सपोर्ट है, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट है, तो हम वो पैनिक नहीं कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम किस तरीके से सरकार को ध्यान में बात लाएं, किस तरीके से सरकार के ध्यान में ये बात लाएं, किस तरीके से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्योंकि देखिए क्या होता है, 10 लाख लोगों की भीड़ चिल्लाती, सरकार नहीं सुनती है, और कभी कभी एक छोटी सी आवाज सरकार के कान में चली जाती है। एक छोटा सा इंटरव्यू चला जाता है, अगर किसी बड़े चैनल ने दिखा दिया तो वो मीडिया ट्रायल होता है। कोर्ट ट्रायल आपने लड़ा है ना, मीडिया ट्रायल भी होता है। तो मीडिया बंधु से मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा, आप इस समस्या को जरूर उठाइए। नहीं उठाएंगे तो ये आपके लिए, आपकी साख के लिए कितनी बड़ी बेईमानी होगी कि देश में इतना बड़ा मामला है और शिक्षकों के इतने बड़े मामलों पर किसी भी बड़े चैनल ने आज तक 10 मिनट का कवरेज भी नहीं दिया। तो आप जरूर दीजिए। हम बिल्कुल क्यूरेटिव में जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, ये भी बता दें आपको। क्यों नहीं जाएंगे? हम इसलिए जाएंगे क्योंकि अभी हम सरकार से विधायी प्रयास के लिए लड़ेंगे। और आपको बता दें, सरकार विधायी प्रयास के लिए बिल्कुल आगे आएगी। अगर हमारा विरोध उस स्तर का होगा तो उस स्तर का विरोध करना पड़ेगा। पूरे देश के जितने भी शिक्षक संगठन हैं, सभी से हाथ जोड़ के अपील है, आप अपने सभी चीजों को, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर एक साथ आइए, एक बैनर बनाइए। हम भी आपके साथ हैं, एक यूनिट के तौर पे हम भी रहेंगे, लीगल टीम भी रहेगी, और हम ऐसा विरोध दर्ज कराएं कि ये जो आवाज है वो सरकार के कानों तक जाए। आप विपक्ष के सांसदों को दीजिए, आप पक्ष के दीजिए, सरकार से दीजिए, आप विरोध करिए, लेकिन उसका एक खाका देखिए। जब उतरिए मैदान में तो बैक मत होइए। एक दिन के धरने से कुछ नहीं होने वाला। समय लीजिए, जुलाई के अगस्त तक समय लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको समय लेके स्ट्रेटजी बनानी है। जब तक अरुणाचल के किबुथु से लेके गुजरात के कच्छ तक, जब तक इंदिरा कॉल लद्दाख से लेकर इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु तक के शिक्षक संघ एक साथ एक फ्रेम में नहीं आ जाते हैं, आपके संगठन की एकीकृत आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती, सरकार तक मैसेज नहीं जाता है कि हम शिक्षक अपने उस 17 का जो अमेंडमेंट हमने धोखे से किया उसके खिलाफ जानकारी इनको हो गई है, तब तक सरकार नहीं करने वाली है। हमने लीगल लड़ाई लड़ी है, हम विधायी प्रयास के लिए भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और उसके लिए हमारी बहुत सारी स्ट्रेटजी अभी मैं ओपन नहीं करूंगा। आप मत सोचिए हम बैठे हैं, बहुत सारी हमारी स्ट्रेटजी लड़ाई है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना, उसी तरीके से लीगल टीम के भी
इस तरीके से लिए लेजिस्लेचर स्ट्राइक्स होंगे, हमारी भी लेजिस्लेचर स्ट्राइक्स इंटैक्ट है, वो भी हम करेंगे। वो भी हम अपने विरोध से, अपनी बातों से, अपने मैसेज से, अपने लोगों को जगा के, जागरूकता अभियान चला के, मैसेज कन्वे करा के, अप्रोच करके, मीडिया के माध्यम से लोगों से तरह तरीके से उस चीज को इन्वोक करा के वो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी हम जून में इस चीज को प्लानिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल जो हमारा बी और सी प्लान भी इंटैक्ट है। आपके 17 के अमेंडमेंट का मामला चल रहा है, वो भी क्लियर हो जाएगा। क्यूरेटिव में भी हम जाएंगे, और आपको बता दें क्यूरेटिव में जाने से आपका नुकसान क्या होने वाला है, आप ये बताइए। कुछ लोग कहेंगे कह रहे अब लीगल टीम क्यूरेटिव में भी जाएगी। अगर लीगल टीम रिव्यू में नहीं गई होती तो यही जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं लोग, जो और दूसरे संगठन के हैं, जो 2-4% संख्या में ज्यादा नहीं है, तो वही आज ये समय नहीं पाए होते। और क्यूरेटिव में जाने का तो आपको नुकसान ही नहीं है, आप तो नथिंग टू लूज के ग्राउंड पे क्यूरेटिव होगा, नथिंग टू लूज। क्यों? 2 साल का समय अधिक, 3 साल हो गया, अभी 3 महीना बचा ही है, 2.25 साल 2.5 साल का समय आपके पास है। राज्यों की जवाबदेही भी है कि वो विभागीय टेट करा के सभी शिक्षकों के लिए पूरी तरीके से वो जवाबदेह हैं, वो सुनिश्चित कराएंगे। और क्यूरेटिव में जाने से तो ये तो होगा नहीं कि आपका 2 साल छीन लिया जाएगा, ये आदेश वापस हो जाएगा, आपको वहां से कुछ मिलेगा ही। हो सकता है विस्तृत डिस्कशन हो जाए। 2017 के अमेंडमेंट पे 3 अगस्त के इस अगर स्टेटमेंट फेवर में आता है और कुछ चीजें ऐसी रहती है जो थोड़ी सी न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहती हैं, तो उसको क्यूरेटिव में हम लगा के, सरकार अगर कहीं से बैकफुट होकर इस बात पे कहती है तो क्यूरेटिव में हो सकता है आपको 2011 के पहले वालों को छूट मिल जाए। क्योंकि वास्तव में जो रिव्यू था उसकी लिमिट थी। रिव्यू में क्या होता है, लिमिट थी। वो जज अपने फैसले को वापस नहीं लेते, ये बात को समझिए बार बार मेरे, वो नहीं लेते, उसमें सिर्फ करेक्शन करते हैं। और वास्तव में उसमें सरकार अगर कहती होती, मीनवाइल 13 मई को उसने कोई जवाब दे दिया होता, तो हो सकता है तब कुछ बातें होती। लेकिन क्यूरेटिव ऑप्शन है, उसके लिए हम करेंगे, जाएंगे भी। लेकिन यहाँ सरकार पूरी तरीके से रिवील हो गई है। सरकार को लेकर के अब मन में ये है कि अगर 10-20% भ्रम है तो वो 3 अगस्त को दूर हो जाएगा, और सरकार ही असली नियोजक है। अगर सरकार, आप सोचिए, हमने तब लड़ाई लड़ी जब सरकार, कोर्ट सिस्टम सब आपके खिलाफ है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल एक वो इनका चल रहा है प्लानिंग, बहुत बड़ी इकोनॉमिकल। मैंने जुड़ाया आपको ना, ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको अनप्रोडक्टिव डिपार्टमेंट घोषित किया जाए। ये जो संकुल विद्यालय बनाने की बात हो रही है, ये जो समय समय पे इन्फोर्समेंट लगाते हैं कि ये करिए वो करिए, जो ये बजट कटौती कर रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूल बगल में मान्यता दे रहे हैं सरकारी स्कूल के, ये अधिकारी तो देते हैं, कोई दूसरा तो देता नहीं है। किस मानक पे दे देते हैं आप? तो ये विद्यालयों को, आप एक डेटा सुने होंगे कि 97,000 सरकारी विद्यालय पूरे भारत में बंद हो गए, बंद करा दिए गए। 97,000। एक्चुअली इट इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग द ह्यूमन रिसोर्स, है ना। आप उसको बंद करा दे रहे हैं। तो ये सरकार है, आपकी लीगल टीम तो सरकार के खिलाफ तब लड़ी है जब सरकार आपको पूरी तरीके से निकालने पर आमादा, छटनी पर आमादा है। हमने वो लड़ाई लड़ी है। हम तो कोर्ट को बहुत वो देंगे तवज्जो, कोर्ट ने तो बहुत कुछ दिया है हमको। 142 का प्रयोग तो वास्तव में आपके लिए किया था। क्यों? क्योंकि 17 में अमेंडमेंट हुआ, इन्होंने अब बताया है कोर्ट के माध्यम से। तब उन्होंने कहा कि अरे यार 8-9 साल हो गए, इनको टाइम दो, ये कैसे जानेंगे। कोर्ट तो जान रहा है। असली समस्या तो ये है, असली तो इनको कास्ट कटिंग करनी है, इनको पीपीपी मॉडल पे स्कूल को ले जाना है। वास्तव में इनको पीपीपी मॉडल पे ले जाना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इनको ले जाना है। ये जोड़ रहे हैं। तो वो सारी चीजें अब इनके 2047 के इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क में पीपीपी मॉडल ही है। पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जब एक एमबीबीएस 20 से 25 लाख लगाकर एक लड़के को ये 40,000 रुपए पे CSC PSC पे रख रहे हैं, तो आपको प्राथमिक विद्यालय में 1 लाख रुपया क्यों देंगे? ये सरकार की साजिश है। इस सरकार की साजिश को समझिए। NEP तो बस आने वाला है, NEP का इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ नहीं है, बस होने ही वाला है। आप देखेंगे उसमें आप पे इतने मानक तय करेंगे, इतने पैरामीटर लगाएंगे, इतने इन्फोर्समेंट लगाएंगे कि आपको लगे। ये स्थिति हो गई है कि हमारे शिक्षक सोच रहे हैं कि कब रिटायर हो जाए। सोचिए, जहां पर शिक्षकों को नौकरी भी 15-20 साल बची है, जहां उनको पढ़ाना चाहिए, जहां पे काम करने का एक वर्क कल्चर होता है, एक वर्क सेटिस्फैक्शन होता है, इंजॉयमेंट होता है। आज बेसिक शिक्षक पूरे देश में स्थिति हो गई है कि जब वो किसी को सुन रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरा तो 3 ही साल बचा है, तो वो ये एक हाइपोथेटिकल सपोज कर रहे हैं कि काश मेरा भी होता।
मैं भी निकल जाता इस विभाग से, भगवान करे मैं भी निकल गया होता। इतना डरे हैं इस विभाग से, ये कैसे उत्पादकता लाएंगे हम आप? जहां नौकरी करना मुश्किल हो गया है, जहां सरकार आपको डरा के रख रही है, पैनिक करके रख रही है, वहां पर यह स्थिति हो गई। नए नए अभी जो 45 साल के लोग हैं, जिनकी 17 साल सर्विस से, कह रहे हैं कि काश यार हम भी जल्दी से रिटायरमेंट आ जाता। जब ये स्थिति आ जाएगी लोगों को, तो वो कहां से क्लासरूम में प्रोडक्टिविटी? एक कहावत है, यू कैन ड्रॉ हॉर्स टू द पॉन्ड बट कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को जबरदस्ती ला सकते हैं तालाब पे, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। तो टीचर से आप स्कूल में उपस्थिति तो ला सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं पढ़वा सकते हैं। जब तक शिक्षक को उसकी सेवा सुरक्षा नहीं मिल जाती, शिक्षक को यह नहीं पता रहता कि शिक्षक को नहीं अश्योर करते हैं कि उसकी सेवा सुरक्षा संरक्षित है, उसकी नौकरी संरक्षित है, उसकी उपादेयता संरक्षित है, सरकार उसके लिए हर संभव खड़ी है, तो वो कहां से देश के भविष्य के मानवीय संसाधनों को तैयार कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। 70% आबादी अभी भी गांव में रहती है। अभी भी वो शिक्षक जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो बच्चों को तैयार करते हैं गांव के। जब वो सुरक्षित है, उनकी सेवा सुरक्षित है, उनकी तलवार लटकी हुई है, जिनके लिए आप इतनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इतने प्लानिंग ला रहे हैं, वो शिक्षक कहां से आपको उपादेयता दे सकते हैं? कहां से उत्पादकता विभाग में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो ये सरकार है एक्चुअली द मेन कल्प्रिट। I would like to officially announce before you, the main culprit is central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ही मुख्य नियोजक है। वही 17 अमेंडमेंट लाई, आपको बताई नहीं, 8 साल बाद कोर्ट से दलवाती है, आपको आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी आपके सचिव के माध्यम से बताती तक नहीं है। इतना बड़ा धोखा, बताती तक नहीं है कि आपको देना है 2019 के पैलेटेड। तो उसकी लड़ाई आपकी लीगल टीम नहीं लड़ी होती, आज हमारे कितने शिक्षक साथी काल कलवित हो गए होते। आज 1 साल से कम का समय होता, 1 सितंबर 2025 का आदेश अभी इंटैक्ट होता, और वास्तव में स्थिति कितनी भयावह होती। राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी नहीं होती। जो आज विभागीय का आदेश ये सब आ रहा है, ये लीगल टीम की लड़ाई का नतीजा है कि वो विभागीय का आदेश भी आ रहा है, लेकिन संतुष्ट नहीं है। अभी हम एक एक शिक्षक, एक एक प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये तो लिखना आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि यह लीगल टीम यूपी के लिए लड़ रही है। हम एक एक प्रदेश के लिए लड़ेंगे, एक एक शिक्षक के लिए लड़ेंगे। वो तो आया है, यूपी गवर्नमेंट आई, एमपी लाई, उत्तराखंड लाई, सब लाए, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे शिक्षक फ्री हैं विकल्पों के लिए कि वो किसी तरीके से अपनी सेवा को बचा ले जाए। बिल्कुल, हम किसी तरीके से, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई श्रेय नहीं लेना है, हमको कोई मठाधीशी नहीं करनी है, कोई नेतागिरी राष्ट्रीय नहीं करनी। हमारी कोशिश ये है, संतोष सिंह बघेल और उनके टीम की कोशिश ये है कि हर एक शिक्षक की नौकरी बचनी चाहिए। ये हमारी लीगल टीम का प्रयास है कि आप लीगली सही है। लीगल टीम मतलब यू आर लीगली राइट। आप गलत है नहीं, आपकी मांग गलत नहीं है, आपकी मांग बिल्कुल नहीं गलत है। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है कि आप इस कोशिश में हमेशा रहिए कि जो भी उपलब्ध विकल्प हैं उनको व्यवहारिक पक्षों को देखते हुए आप उस पर विचार करिए, उस पर पूरी तरीके से करिए। और लड़ाई हमारी तो अभी खत्म कहाँ हुई है, अभी लड़ाई है ना पूरी हमारी चलेगी। अभी हम क्यूरेटिव भी जाएंगे, 3 अगस्त वाले भी मैटर पे हम लगे हुए हैं। और उसके बाद सरकार के विधायी प्रयास के लिए आपका आंदोलन, जो हमारे संगठन के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो आगे आएँ और आगे आकर इस मसले पर उस स्तर का विरोध करें जिस स्तर का विरोध अपेक्षित है। तभी ये मामला अध्यादेश श्वेत पत्र के लिए हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सरकार ने कितनी स्ट्रेटजी से लड़ाई लड़ी है, आप ये बताइए कि आप 5 साल के लोगों को छूट दे दिया। आपके स्कूल में अगर 5 लोग हैं तो एक तो वो हो गए 5 साल से कम वाले, एक वो हो गए जो टेट पास है, एक शिक्षा मित्र हो गए, एक अनुदेशक हो गए, एक वो शिक्षक हैं जो अभी पास होते जा रहे हैं। हर बार जितनी बार टेट एग्जाम होगा, गुणोत्तर श्रेणी में उतने शिक्षकों की संख्या कम होती जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? गुणोत्तर श्रेणी में वो संख्या कम होती जाएगी। इस बार भी सीटेट में, जैसे पंजाब में विभागीय टेट से 2 लाख लोग पास हो गए, सीटेट में बहुत लोग हो गए, 20 से 22 लाख लोग बचेंगे। अगली बार होगा और कम लोग होंगे। तो सरकार, आप चाहेंगे भी तो विद्यालय बंद नहीं कर सकते हैं। विद्यालय बंद कर सकते हैं आप? नहीं बंद कर सकते हैं। आपके साथ 4 साथी और हैं और मुझे नहीं लगता वो साथ देंगे। आपको देना चाहिए लेकिन नहीं देंगे। देना चाहिए इसलिए क्योंकि उनकी सेवा है, वो सस्पेंड हो जाएंगे, वो उनका वेतन कटेगा। क्योंकि एनईपी आ रहा है तो वो तो आपके लिए भी कठिन होगा। आज अपने इन भाइयों का साथ नहीं देंगे तो कल को आपकी भी जो है नौकरी खतरे में रहेगी। मेरी बात ध्यान सुनेगा, आने वाले 10 से 15 साल ही बेसिक विभाग के लिए सर्वाइवल है। उसके बाद ये विभाग रहेगा नहीं, ये भी तय नहीं है। वो पीपीपी मॉडल पे चला जाएगा। तो आपको ये प्रयास करना है कि आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से उस स्तर का विरोध होना चाहिए
नहीं तो विभाग का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप यहाँ वो शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे हर घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी जी का शेर है ना, तो सब लोग आएंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के तानाशाही मनमाने इस विषय पर एकजुट नहीं हुए, विरोध नहीं किए, उस स्तर का नहीं किए, तो सब लोग उस जद में आएंगे। आज मेरी बारी, कल आपकी बारी बिल्कुल आएगी, है ना। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा धोखा किया है हमारे साथ 17 के अमेंडमेंट केस के साथ। शिक्षकों को मान लीजिए ठीक है, आपने क्वालिफिकेशन पे लाया होता, बता तो दिया होता। आज से 8 साल कम से कम एज हमारी कम तो रहती, हम पास कर लिए होते। आज हमारे 56 साल के लोग कम से कम 46 साल के होते, 48 साल के होते, स्थितियां ठीक रहती, उनके पास और समय रहता। इतना गन पॉइंट पे रख के तो कोई काम नहीं करा था। आप तो गन पॉइंट पे रखवा दिए हैं कि करो नहीं तो जाओ, शूट आउट। ये स्थिति हो गई देश के शिक्षकों की, है ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो लोग शिक्षक नहीं है उन्हीं को ये खराब लग रहा है है ना। जो शिक्षक नहीं है उनको जरूर खराब लग रहा है, यार शिक्षकों की पीड़ा शिक्षक ही समझेंगे, बाहरी नहीं समझेगा। जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं वही समझेंगे, बाहरी कतई नहीं समझने वाले हैं। तो लीगल टीम आपके लिए विधायी प्रयास के लिए लड़ रही है, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं किस तरीके से अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं सरकार को, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी आवाज पहुंचाने के लिए। प्लस हमारा दोनों जो और लीगल एलिमेंट्स हमारे जो हैं उस पर भी हमारी पूरी तरीके से नजर है। एक तो 2017 के अमेंडमेंट वाली बात जो 3 अगस्त को है, दूसरा क्यूरेटिव में भी हम पक्का जाएंगे, चाहे भले भारत के पूरे शिक्षक टेट पास हो जाए तब भी हम जाएंगे। तो सारी लड़ाई हमारी इंटैक्ट है और हम जरूर इस मसले पर कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल, तानाशाही तो चल ही रही है, उसी के लिए आपका प्रयास। अब संगठनों की साख का सवाल है। संगठन अब नहीं जागे तो कभी नहीं होगा, अब आपको मौका फिर नहीं मिलेगा। संगठन अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं सभी संगठनों के साथ हूं। आप मुझे याद करेंगे, हमारी टीम को याद करेंगे, लीगल टीम को आप याद करेंगे, प्रदेश के देश के किसी भी कोने में याद करेंगे, तो मैं संतोष सिंह बघेल, फाउंडर लीगल टीम, आपके साथ हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, और आप जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे इस विरोध के लिए, मैं अपने तन मन धन से तैयार हूं, पूरे तरीके से तैयार हूं। और विधायी प्रयास के लिए आंदोलन बड़ा होना ही चाहिए। हम विभागीय परीक्षा से संतुष्ट नहीं हैं, ये गलत नीति है। विधायी परीक्षा आप उसको दीजिए, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो गलत हुआ है 17 का अमेंडमेंट, इसको वापस होना चाहिए, इस पे श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, अमेंडमेंट इस पे आना ही आना चाहिए। तो सभी संगठनों से मेरी एक करबद्ध अपील है, निवेदन है कि आप इसका एक प्रोग्राम बनाइए और इसका कार्यक्रम बनाइए, विस्तृत बनाइए, समय लेके बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय लेके बनाइए। लेकिन जब बनाइए तो बैकफुट नहीं होना है, डटे रहना है, क्रमिक होना है, लगातार चलना है, महीने 2 महीने चलना है, तैयारी मानसिक रूप से तैयार रहना है आपको, पीछे फिर नहीं हटना है। एक बात ध्यान दीजिए, पीछे फिर नहीं हटना है। हर राज्यों का अलग अलग दिन कराना है, अलग अलग दिन कराएंगे, हर राज्यों का कराएंगे, पीछे फिर नहीं हटना है। सभी संगठन आगे आए, कोई संगठन भी नहीं रहे जो पीछे रह जाए, सभी आगे आए। और जब उतरिए तो कुछ लेके ही जाना है, इस शर्त पे उतरिए। और बाकी लीगल टीम की जो जिम्मेदारी है, 17 के अमेंडमेंट वाला जो मसला है, क्यूरेटिव वाला मसला है, हम बताएं कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, आपको बता दो, और इस पे हम बहुत ही मजबूत क्यूरेटिव सर्टिफिकेशन दाखिल करेंगे। लेकिन कब? विधायी प्रयासों के कुछ समय के बाद, अभी जल्दबाजी नहीं है। आपको पूरी तरीके से हम इसमें राहत दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। हम इसमें अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम यहां तक अगर लाए हैं, लीगल टीम ने आपके लिए कुछ लाया ही है, कुछ खोया नहीं है, कुछ पाया ही है। यहां तक संघर्ष खींच के लाए हैं, तो आगे भी आपको संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये तो लिखना मत भूलिए कि लीगल टीम ने अब साथ छोड़ दिया है, लीगल टीम अब सामने नहीं आ रही है, लीगल टीम हमको छोड़ दी है, लीगल टीम अब नहीं कुछ बोल रही है, लीगल टीम लाइव नहीं आ रही। हम बिल्कुल आएंगे, हमेशा आएंगे, हम आपके साथ ही हैं। लीगल टीम हमेशा आपके साथ है। लीगल टीम ने सरकार को पूरी तरीके से किया है, कलई खोली है लीगल टीम ने सरकार की। आपके जो ये मन में था वो भी 10-20% बचा है, वो भी सामने आ जाएगा। जब स्पष्टता आती है तब संघर्ष की तीव्रता भी आती है। जब गफलत में आप रहते हैं, मेरे साथ हैं, तब आप विरोध नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट होना चाहिए। कहते हैं ना कि स्पष्ट जो दुश्मन है
वो अस्पष्ट दोस्त की तुलना में बेहतर होता है। स्पष्ट दुश्मन जो होता है वो अस्पष्ट दोस्त की तुलना में बहुत बेहतर, क्योंकि वो आपके सामने होता है, पता होता है कि ही इज जस्ट अपोनेंट फॉर माई सेल्फ, वो मेरा अपोनेंट है। आई एम सपोज टू ट्रीट लाइक दैट वे, मुझे उस तरीके से उससे ट्रीट करना है। भी बिल्कुल क्यूरेटिव करेंगे, विनोद तिवारी जी बिल्कुल क्यूरेटिव करेंगे 100%। और आपको बता दें क्यूरेटिव में राहत मिलेगी। क्यूरेटिव संवैधानिक पीठ में संवैधानिक बिंदुओं की बात होगी, 17 का अमेंडमेंट की बात होगी। ये भी कहेंगे कि 17 का अमेंडमेंट लाया गया तो सीजीआई साहब को कहेंगे तो क्यों नहीं बताया गया, मेंडेमस की बात क्यों नहीं की गई, वो बात हम रखेंगे कि क्यों नहीं की गई, अगर जरूरी था तो क्यों नहीं बताया गया, और सरकार वास्तव में रेट्रोस्पेक्टिव कैसे ला सकती है कोई चीज, वो सारी बातें रखेंगे। लड़ाई अभी आपकी 3 तरीके से हो चुकी है। आपके पास जो उपलब्ध उपाय है राज्य सरकार का विभागीय टेट, उस पर बिल्कुल विचार करिए, बिल्कुल विचार करिए, बिल्कुल विचार करिए, और उसको दीजिए, परीक्षा पढ़िए, करिए, है ना। और दूसरी बात, विधायी प्रयास के लिए उस स्तर के जब भी संगठन विरोध प्रदर्शन करें, और हम उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, हम आपके लिए तन मन धन साथ हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। और 3 अगस्त तक आप वेट कर लीजिए, देख लीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तो और आपके विरोध में एक अलग तरह की वो बातें रहेंगी। जब आप जान जाएंगे केंद्र सरकार हमारे साथ है ही नहीं है, अटॉर्नी जनरल खुलेआम कह रहे हैं कि ये रिट्रोस्पेक्टिव होगा, ये 11 के पहले के लोगों के लिए है, तब तो आप स्पष्ट हो जाएंगे, तब तो आपको मानना पड़ेगा कि असली नियोजक केंद्र सरकार है, तब रखिए। और क्यूरेटिव तो हम जरूर जाएंगे, वहां पर संवैधानिक विश्लेषण होगा कि इतने बड़े संख्या में शिक्षकों को क्यों अंधेरे में रखा गया, 17 के अमेंडमेंट को लेकर क्यों नहीं बताया गया, इनके आर्टिकल 16 का उल्लंघन क्यों हो रहा है, इनकी सेवा सुरक्षा के लिए क्यों नहीं बात हो रही है, सर्विस सर्वाइवल के लिए इन्फोर्समेंट क्यों किया जा रहा है, इनका इंक्रीमेंट रोकिए जब तक नहीं देते हैं, लेकिन सर्विस सर्वाइवल की बात नहीं होनी चाहिए, आज तक कभी नहीं हुआ है। अभी 2 रिसेंटली ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए हैं जहां पे कह रहे हैं 142 का प्रयोग किया है कि आप सेवा से नहीं निकाल सकते 15 साल की सर्विस के बाद, और यहां पर तब आपको समझ में आता है कि ये कोर्ट नहीं, ये सरकार की चाल है। तब आपको समझ में आता है जो 2 अभी डिसीजन आए हैं, एक भूषण स्टील का मामला आया है और एक और मामला आया है, उसमें कोर्ट ने कह रहे 142 प्रयोग करके कि वास्तव में सर आप बाहर नहीं कर सकते 15 साल की सेवा के बाद, या 30 साल 34 साल की सेवा बाहर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सरकार है, ये कोर्ट तो बहुत अच्छा डिसीजन हमको दे दी है, अपने टेस्टिमोनियल तो हमारे खिलाफ था, तभी 30 साल का समय दे दी है और आगे भी देगी, कोर्ट में हम लड़ेंगे, इनको और हम क्लियर करेंगे। अभी 3 अगस्त का हो जाने दिए, 3 अगस्त में भी हम हैं, उस केस में शामिल हैं, उसमें हमारी पूरी तरीके से राहुल पांडे जी से बात होती है, उसमें हम पूरी तरीके से जुड़े हैं और उसमें हम आगे की बात भी रखेंगे, आपको बताते रहेंगे समय समय पर। विधायी प्रयासों में भी जो हमारी लेजिस्लेचर स्ट्राइक है वो भी आपको समय समय पर अवगत कराऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा मनन में बैठा था, 15-20 दिन से मैं उस चीज़ों का मनन कर रहा था, उसका एक समराइज ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हूँ, किस तरीके से अपने शिक्षकों के लिए लड़ाई मुझे लड़ना है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। जल्दी सारी चीज़ों को आपके सामने ऑफिशियली मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा समय दीजिए। इस लड़ाई को जब हाथ में लिया गया तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे, क्यूरेटिव में भी जाएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से जाएंगे। लड़ाई फंसाना नहीं है, लड़ाई जीतने पर ध्यान है, आपको बता दें, फंसाना नहीं है। तो सारी बातों को आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और आप जो भी आगे के विषय होंगे वो समय समय पे हम बताएंगे। थोड़ा समय हमको दीजिए। अगर विभागीय परीक्षा आपकी हो रही है तो विभागीय परीक्षा पे आप बिल्कुल फोकस करिए, वो करिए, लेकिन लीगल टीम विभागीय परीक्षा से संतुष्ट नहीं है। लीगल टीम इसके बाद विधायी प्रयास के लिए भी संगठन जो है उनके साथ भी खड़ी है। लीगल टीम इसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन भी समय के बाद जरूर दाखिल करेगी, और जो सरकार का असली चेहरा है उसको उजागर करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यूरेटिव में हम पूरी तरीके से उजागर करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह के टेस्टिमोनियल हैं, हम ये बात रखेंगे कि अंधेरे में रखा गया है हम लोगों को। इस लोकतंत्र में एक कर्मचारी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया है आज तक कभी किसी सरकार ने, जितना बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है। इट इज द बिगेस्ट मिसचीफ दैट हैज बीन डन विथ अस। बहुत बड़ा मिसचीफ हुआ हमारे साथ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो इसको हम रखेंगे कोर्ट में कि सरकार ने कितना बड़ा मिसचीफ हमारे साथ किया है। और अगर सरकार हमारे साथ है तो स्वागत है, सरकार आए, 3 अगस्त अटॉर्नी जनरल कहे, श्वेत पत्र जारी करे उसको। अगर सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात ही कह रही है और वास्तव में 17 का अमेंडमेंट 11 के पहले वालों के लिए नहीं है तो उसके लिए श्वेत पत्र जारी करे, उसका अभी भी स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है।
तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि सारी बातें आपके बीच मैंने रखी, ये सारी स्ट्रेटजी है। सरकार को पूरी तरीके से आप जानिए। सरकार, मैंने आपको इकोनॉमिकल भी जो चीज़ें हैं सरकार दिमाग में जो चल रहा है, जो नीति आयोग की बैठक हुई है, कॉस्ट कटिंग की बात हुई है, पीपीपी मॉडल की बात हुई है, और विभागों को लेकर जो आगे की उनकी कार्य योजना है 2047 इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क की बात हो रही है, और सोशल सिक्योरिटीज़ के 2 नॉन रेवेन्यू जनरेटेड डिपार्टमेंट हेल्थ एजुकेशन में किस तरह कॉस्ट कटिंग की जाए, इसका जो उनका आगे का प्रोजेक्ट है उस पर भी मैंने आपको एक बहुत एक है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा डिटेल है, उसको किसी दिन इंटरेक्टिव पैनल पे मैं आपको समझाऊंगा किस तरह सरकार की बहुत बड़ी प्लानिंग है इस पर। वो कभी इंटरेक्टिव पैनल पे समझाऊंगा, ये वर्बली नहीं, ये मैं आपको एक स्टैटिक्स मॉडल में इसको समझाऊंगा किस तरीके से सरकार का आगे का प्लान है। तो वो मैं बिल्कुल बताऊंगा, करूंगा, और आगे जो भी रहेगा बताऊंगा। आप विभागीय अगर सरकार आपके लिए कुछ करे, और सबसे बड़ी बात आपस में ये बंद कर दीजिए, विभागीय अगर सरकार करा रही तो वो अपने विधिक जो उसके अधिकार है उसके अंदर ही करा रही है। ये विभागीय का मतलब आप ये मत फैलाइए आप कि सरकार किसी तरीके से शिक्षकों के लिए वो कर रही है ना, थर्ड पार्टी एश्योरेंस दे रही है। ये अपने भाइयों के साथ आप दगाबाजी मत करिए, गलत अफवाह मत फैलाइए, और ये फालतू के सोशल मीडिया के जो स्क्रिप्टेड आप लोग वेल स्क्रिप्टेड और वायरल करते हैं फालतू की चीज़ें अनऑथेंटिक, वो मत करिए। विभागीय का मतलब ही होता है कि सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा, यही इसका मतलब है, समझते हैं, यही इसका मतलब है ना। जैसे कहा जाता है ना कि दाब क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, कहते हैं ना एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रभाव को ही, बल को ही दाब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है कि विभागीय परीक्षा का मतलब है सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा, इसके अलावा दूसरी लाइन है ही नहीं। तो अपने से मत जोड़िए, कुछ अपने से जोड़ के कुछ मिस इंटरप्रिटेशन मत करिए। विभागीय का मतलब है कि सेवारत शिक्षकों को 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है, और उनको मौका देके परीक्षा में उनको मौका देके उनके लिए अवसरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। तो ये है विभागीय की परिभाषा, इसको गलत परिभाषित मत करिए। बाकी सारी जो चीज़ें हैं आगे हम क्यूरेटिव के लिए देख रहे हैं, अभी जल्दबाजी कोई नहीं है। 2017 अमेंडमेंट 3 अगस्त के लिए भी हमारा ध्यान है, और विधायी प्रयास के लिए जितने भी संगठन है जो 70 साल 60 साल 50 साल 45 साल 35 साल इतने पुराने संगठन हैं, अब आपका टाइम आया है, अब आपको आना है आगे। अब ये आपका समय आया है शिक्षकों के उधार को चुकाने। जो रसीद कटी है, जो शिक्षकों ने आपको समर्थन दिया है, जो शिक्षकों ने आपको मान्यता दी है, जो शिक्षकों ने आपको भरोसा दिया है, जो शिक्षकों ने आपको साथ दिया है, अब उस साथ को लौटाने का समय आपको मिला है। हाँ आइए, अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जो भी संगठन है पूरे देश के, वो सभी अपने अहम को त्याग करके बहुत जल्द से जल्द इस मसले पर एक फोरम बनाएंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, पूरी तरीके से आपके साथ हैं। जिस दिन जिस घड़ी बुलाएंगे हम वहां आएंगे, और इसके लिए उस स्तर का विरोध प्रदर्शन करके सरकार के इस चाल के लिए, सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए हर संभव तरीके से अपने प्रयासों को आयाम तक पहुंचाने में 1 इंच की कमी भी नहीं छोड़ेंगे, और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमको अपना संघर्ष का सुखद परिणाम नहीं मिल जाता है। तो ये सारी बातें थी, और आगे जो भी रहेगा, और 3 अगस्त का दिन इंपॉर्टेंट है, उस पर हमारी पूरी तरीके से पैनी नजर है। अटॉर्नी जनरल साहब का स्टेटमेंट मैटर करेगा। 13 मई को अपेक्षा थी कि बहुत कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 3 अगस्त को होगा फिर हमारा उसी तरीके से। लेकिन आपको बता दूं, किसी एक शिक्षक की नौकरी के लिए भी हम लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं, और लड़ रहे आगे भी लड़ेंगे। और आपके पास जो भी है पढ़िए, आप परीक्षा दीजिए, विभागीय दीजिए। कभी लीगल टीम पे आरोप कोई नहीं लगाएगा कि हमने कभी पहले दिन से भी कभी मना नहीं किया पढ़ने से। आपकी नौकरी है, आप हमारे साथ है, ये हमारे लिए सबसे कीमती धन यही है। हम विधायी प्रयास, लीगल प्रयास, उसके लिए तैयारी में हैं, और आगे भी अपने इस तैयारी को अपने अंतिम सांस तक इसको लड़ेंगे, और जरूर अपने उस सुखद परिणाम के लिए अपने अपेक्षित जो भी प्रयास हैं उनको कार्य रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या 18 जून को कुछ अच्छा नहीं, ठीक है, वो आप करिए बिल्कुल। 18 जून को जो ज्ञापन देना है बिल्कुल करिए। 18 जून को ज्ञापन देना है। मध्य प्रदेश में हमारे विरोध है। बिहार के देखिए, बिहार के साथ ही बहुत बार मैंने कहा था, वहां के शिक्षक अलग ही यूफोरिया में थे। वो कह रहे थे हम तो दक्षता दिए हैं। एमपी के भी शिक्षक कहे कि हम तो व्यापम दिए, हमसे टेट से क्या मतलब। अरे भाई,
यहाँ कोर्ट ने टेट की बात की है कि 5 साल से जिसकी कम सेवा बची है वो छूट है, जिसकी ज्यादा उसको टेट देना है। और ये अलग ही गफलत में लोग जी रहे थे बिहार वाले। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शिक्षक इतना कैसे असंवेदनशील और इतना वो हो सकता है, लापरवाह हो सकता है कि वो उस आदेश को बिहार से एक न संगठन ने किया न सरकार आई। इतनी बड़ी गलती कहां से बिहार ने कर, अब जागे हैं वहां पे लोग, अब वो आंदोलन कर रहे हैं। और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर प्रदेश से, अभी देहरादून में भी सचिवालय कूच का आदेश आया है, मध्य प्रदेश में होने वाला जगदीश यादव जी का फोन आज आया था, और बिहार में शुरू हो गया है, और यहाँ पर जो है कि महाराष्ट्र में भी हमारे शुरू होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि जब जगह जगह से आंदोलन होंगे, लगातार होंगे, फिर दिल्ली में भी एकीकृत होगा, तो सरकार के पास, सरकार भी मामले को थोड़ा पका रही है। वो भी सोच रही है कि क्या आपका विरोध उस स्तर का है कि मैं अमेंडमेंट करूं। सरकार भी सोच रही है कि अमेंडमेंट लाओ, से मतलब आपका विरोध भी उस स्तर का होना चाहिए। सरकार को क्या पता है, वो आपके मन में तो झांकने जा नहीं रही है। तो आपको उतरना पड़ेगा सड़क पर, लड़ना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, तब जाकर। बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो आपको उस स्तर का, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और ये क्रॉनिक बीमारी हो गई है, ये क्रॉनिक है। 2 तरह की बीमारियां होती हैं, जानते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। कोई इन्फेक्शन होता है तो एक्यूट होता है। एक्यूट का मतलब 6 महीने साल भर में उसके जो म्यूटेशन होते हैं, वायरस का म्यूटेशन होता है, वो अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो अगर उसके प्रोग्नोसिस अच्छे नहीं हुए तो फिर वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, मतलब वो बीमारी जटिल हो जाती है। तो ये हमारी बीमारी जटिल हो चुकी है। 16 सालों का वो प्लस 2017 के अमेंडमेंट को लेकर ये 8 साल। तो ये क्रॉनिक डिजीज है। इस क्रॉनिक डिजीज के लिए आपको, जिसे कहते हैं ना, क्रॉनिक डिजीज के लिए बड़े एंटीवायरल दवाई की जरूरत पड़ेगी। तो एंटीवायरल दवाई यही है ना, एंटीवायरल दवाई यही है कि हमको उस स्तर का विधायी प्रयास के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो सरकार कभी भी आपके लिए इस मसले पर आगे नहीं आएगी। उस स्तर का विरोध जब आगे आइएगा तो सोच समझ के, वेल प्लान करके। और हम भी आपके साथ जो भी स्ट्रेटजी होगी, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, हम आपको बताएंगे किस तरीके से लड़ना है। मैं आह्वान करता हूं जो भी हमारे संगठन के हैं, मुझे एक अपना सबसे छोटा भाई समझिए, है ना। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपके सलाह के लिए काम आए, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजिक तरीके से इस मसले पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा के श्वेत पत्र जारी कराने के लिए विरोध प्रदर्शन करना है। उसके लिए मैं तैयार हूं, जो भी मेरे लिए रहेगा मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं, 24 घंटे 7 दिन तैयार हूं, वो बिल्कुल होगा। लेकिन जब आइए तो पूरे सार्थक तैयारी के साथ आप लोग आइए, बैकफुट नहीं होना, 1-2 दिन का नहीं रखना है, ऐसे नहीं चलेगा काम। हर पहले तो अपने प्रदेश में करिए, जिले में करिए, हर जगह मीडिया में मिलिए, अपने यूट्यूबर भाई जो भी हैं, हर प्रदेश में, हर जिले में 100 यूट्यूबर को पकड़िए, उनसे न्यूज चलवाइए, वायरल कराइए, हर जगह करिए, सारे शिक्षक करिए। अब मैं उसका एक दिन प्लान लेके आऊंगा कैसे आपको करना है, अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। जी जम्मू कश्मीर के बारे में भी वही मसला है, जम्मू कश्मीर। अच्छा, एक रिव्यू पिटीशन आपके यहाँ से सरकार ने अब दाखिल किया है, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि रिव्यू पिटीशन अब इंटरटेन होगा। ठीक है, सरकार गई है, लेकिन अभी वो बेंच तो इंटरटेन नहीं करेगी, अब क्यूरेटिव का ही ऑप्शन बचा है। सरकार बहुत, अब सोचिए सरकार जम्मू की अब गई है, वो तो वहाँ के हमारे लीगल टीम प्रभारी धीमन जी ने किया था, है ना। और ठीक है, उसमें लिमिटेड सुनवाई थी, रिव्यू में नहीं हो पाया, लेकिन क्यूरेटिव में आपको बहुत ही एक एप्रोप्रिएट और कन्वेंशनल टाइम मिलेगा हियरिंग के लिए। वो तो हम जरूर करेंगे, वो हम पक्का करेंगे। अगर हमारे शिक्षक पास भी हो जाते हैं तब भी हम करेंगे, कि कल को 10 साल बाद कम से कम हम ये तो नहीं पछताना होगा कि ठीक है पास तो हो गए थे यार, लेकिन लड़ना चाहिए था। हो सकता है कि हम लड़के अपने इस गलत पॉलिसी मैटर के विरोध तो किए, कम से कम बुढ़ापे में सुकून तो मिलेगा, चैन तो मिलेगा जब बैठेंगे रिटायर होके कि हमने अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ा है और जीता भी है। उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, और आपके साथ दिल से जुड़ी है लीगल टीम, दिल से जुड़ी रहेगी। यूपी ही नहीं, पूरा भारत लीगल टीम का है, और लीगल टीम पूरे भारत की है। ये एक शब्द मैं आपको बताना चाहूँ। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम यूपी के लिए जो चीजें चल रही हैं वो हर स्टेट में, अब उत्तराखंड भी आएगा, उत्तराखंड भी कराएगा, सब कराए। वो लीगल टीम, आपकी लीगल टीम के प्रयास का ही नतीजा, जो स्टेट गवर्नमेंट उसी आदेश के क्रम में, पैरा 34 के क्रम में ये दे रही है कि विवाह करके एक ऐसा मीडियोकर रास्ता निकाला जाए कि कोर्ट की हायरार्की भी रह जाए और सबकी नौकरी भी बच जाए। ये एक तरीका है। फिर भी लेकिन हम लड़ेंगे, फिर भी विधायी प्रयास के लिए कहेंगे आपने 17 का अमेंडमेंट क्यों लाया रेट्रोस्पेक्टिव, उसके लिए श्वेत पत्र जारी करिए, और लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे। चलिए, बहुत कुछ हो गया, गला भी मेरा सूख गया आपके बीच आकर, मैं भी वो हो जाता हूं, और
आपसे इतना लगाव है, आपसे इतना संबल मिलता है, साथ मिलता है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आपने ये मौका, एक जिम्मेदारी दी है, तो प्रभु का आशीर्वाद है, आप लोग का साथ है, समर्थन है। तो इतना जरूर कोशिश रहती है कि मन, कर्म, वचन और अंतःकरण से इस संघर्ष को मैं और मेरी टीम, हम लोगों ने उठाया है, और इसको अंतिम समय तक, जब तक हमको निर्णय नहीं मिल जाता, इसका नीतिगत विरोध जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मानसून सत्र में विरोध करेंगे, अब उसी के लिए तैयारी करें। मानसून सत्र चले उसी समय जो होगा, और उसकी कुछ स्ट्रेटजी है, मैं आपको बताऊंगा। मानसून सत्र में किस तरीके से हमको वो लाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा कि मानसून सत्र में किस तरीके से आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। सेवारत शिक्षकों के लिए सरकार वो एक मॉडल लाएगी बहन जी, और उसमें सरकार उस तरीके से उनके, देखिए यहाँ पर कोई भी एनसीटी के पैरामीटर का उल्लंघन नहीं होगा। 150 क्वेश्चन ही होंगे, परीक्षा होगी, और वास्तव में तो देखिए सरकार के पास कॉन्करेंट लिस्ट में अधिकार है, सरकार के पास पूरा अधिकार है, वो किसी तरीके से परीक्षा सेवारत के लिए आयोजित कर सकता है, लेकिन उन तरीकों को अपना सकता है जिसको भविष्य में कोई लीगल चैलेंज न कर सके। वो सरकार भी जान रही, हमसे ज्यादा वो समझदार है, उनके भी एडवोकेट जनरल हैं, उनके भी लीगल एडवाइजर हैं, है ना। वो भी ऐसा नहीं है कि निकाल देगी आदेश बिना किसी लीगल वो अफर्मेशन के। लीगल अफर्मेशन लेती है, एक एक शब्द का भी वो लेती है, तब वो निकालती है उसको कोई। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेवारत टीचरों के लिए साल में 2 बार परीक्षा, तो इसको चैलेंज भी कोई नहीं कर सकता कोर्ट में। जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा चैलेंज, कुछ नहीं चैलेंज होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सेवारत टीचरों के लिए सरकार करा रही है, और उसके शब्द भी पूरी तरीके से उन उपबंधों का पालन करेंगे जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया है, और जो भविष्य में किसी भी तरीके से चुनौती के लायक नहीं रहेगा। इसलिए सरकार कर रही है, सरकार बेवकूफ नहीं है, और हर सरकारें करेंगी, और उसके बाद भी लड़ाई जारी है, थी और रहेगी। क्यूरेटिव के लिए भी जब भी होगा, अभी नहीं करना है, जब मुफीद समय आएगा, क्योंकि सही समय पर ही निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी अगर गलत समय है तो सही निर्णय भी गलत साबित होता है ना, और सही समय पर सही निर्णय ही काम आता है। इसलिए सही निर्णय सही समय पर लेना है, विधायी प्रयास में लगना है। पहले विधायी प्रयास में हम सारी चीज़ों को देख लेंगे। 3 अगस्त वाले हमारा जो लीगल एक अफर्मेशन उस दिन मिलना है कि अटॉर्नी जनरल एज ए रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बयान देते हैं। फिर आगे के हमारे विधायी प्रयासों में और इंटेंसिटी बनेगी, और हमारे क्यूरेटी में भी। क्यूरेटी में आपको 100% न्याय मिलेगा, ये भी बता दूं। उसमें आपके लिए खोने को कुछ नहीं रहेगा, पाने के लिए ही रहेगा, तो वो तो हम पक्का करेंगे। ठीक है, आगे जो भी रहेगा फिर बताएंगे, स्ट्रेटजी भी बताएंगे, लेजिस्लेचर स्ट्राइक्स क्या है लीगल टीम के, उसको भी आपके सामने साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चिंत रहिए, कोई भी ज्यादा नहीं सोचेगा, कोई भी अपने सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। रिलैक्स रहिए, आप देखेंगे 6 महीने, साल भर में कुछ ऐसे परिदृश्य बनेंगे, ये मेरी बात याद रखिए, कि बहुत सारे शिक्षकों को राहत मिल चुकी होगी, बहुत सारी समस्याओं का हल हो चुका होगा। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जीत मिलने तक हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। असली लड़ाई पेशेंस की है, असली लड़ाई हौसले की है। हौसला रखना है, धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है। हिम्मते मर्दा तो मरते खुदा। और कभी ये तो जीवन कितना अमूल्य है, हमारे बच्चे हमारा मुंह देख रहे हैं, हमारे पत्नी, हमारे जो डिपेंडेंट है, हमारे माँ बाप हैं। हाँ, कितना महत्वपूर्ण जीवन है, कितना महत्वपूर्ण हमारा सारी चीजें हैं। अरे संघर्ष किसके जीवन में? भगवान राम के जीवन में संघर्ष आया था, भगवान कृष्ण के जीवन में संघर्ष आया था। हम तो आम इंसान हैं, तो आप संघर्ष से क्यों भाग रहे हैं? संघर्ष से क्यों आप वो कर रहे हैं? संघर्ष से लड़ेंगे, ओवरकम करेंगे, जीतेंगे। कल को 1 साल 2 साल बाद आप फिर वही बात करेंगे कि यार 2025 में एक ऑर्डर आया था, हम लोग ऐसे ऐसे लड़े, इतना वो किए, इतना ये हुआ, ऐसे होता था, और हम लोग फिर अपने बच्चों को, पोता पोतियों को कहानी आप सुनाएंगे कि लड़े थे यार और जीते थे, बहुत बढ़िया जो है कि हम लोग लड़े और बहुत वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो वो दिन भी आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। और एक अच्छे नोट पे ये बात खत्म करूंगा कि हमारे सभी शिक्षक साथी बिल्कुल अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, और आपकी लड़ाई के अब बहुत सारे रास्ते बन गए हैं। विभागीय टेट है, लीगल तरीके बचे हैं, बहुत कुछ होगा। अभी लेजिस्लेचर रेमेडीज भी सरकार लाएगी, जब पूरा विरोध होगा लेजिस्लेचर रेमेडीज 100% आएगी, उस स्तर का विरोध किया जाएगा। धीरे धीरे हर राज्यों में वो सुलग रहा है। जब तक यहां नहीं सुलगता है तब तक कोई भी नेता संगठन का बुलाए कोई नहीं जाता है। जब यहां सुलगता है, जब प्रेरणा आती है, तभी लोग वास्तव में किसी आंदोलन के लिए तैयार होते हैं।
तो मुझे अच्छा लगेगा जब स्पॉन्टेनियसली वो रिवॉल्यूशन आए। जब वो सेल्फ रिवॉल्यूशन स्पॉन्टेनियसली आएगा तभी कोई भी आंदोलन कार्यक्रम सार्थक और सफल होगा। उस दिन का मैं इसीलिए इंतजार कर रहा हूं कि जब हमारे सभी शिक्षक अपने आत्म प्रेरणा से इस विरोध के लिए खुद आएंगे, अपने जवाबदेही पर आएंगे, अपने उस पे आएंगे, शर्तों पर आएंगे, उस दिन कोई भी सरकार हो, वो कितनी भी तानाशाही हो, वो झुक जाएगी। हिटलर ने कहा था एक लाइन कि टॉर्चर द पीपुल अंटिल अनलेस दे कैन फील देयर सर्वाइवल इज देयर मोस्ट बेनिफिट। मतलब तब तक लोगों को प्रताड़ित करो जब तक अपने जीवन को सौभाग्य न समझ लें। तो आपको उसके पहले चेत जाना है, आपको ये समझ लेना है, आपके अंदर आत्म प्रेरणा आनी चाहिए कि हमारी लड़ाई है, हमको आगे आना होगा, हमको जाना होगा, हमको भविष्य का सोचना होगा। हम नहीं उतरे तो टेट पहली समस्या है, आखिरी नहीं। मैं आपको टेट पहली समस्या है, इस समस्याओं की श्रृंखला की पहली समस्या है। तो आगे भी आप हमारे साथ रहेंगे जो हमारे टेट साथी और भाई, तो हम भी आपके साथ रहेंगे और मिलने पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे तानाशाही सरकार को भी झुका सकते हैं। इतनी एकता होती, एकता में शक्ति होती। ठीक है, बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, नमस्कार।